हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और एनएचपीसी जेई का एग्ज़ाम आप लोगों ने दे दिया होगा और आई होप एग्ज़ाम भी अच्छा गया होगा। लेकिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार। एसएससी जेई का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। 26 जुलाई से 16 अगस्त तक फॉर्म भरने वाले हैं इसके। और 26 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में आप फॉर्म वगैरह अच्छे से फिल कर दो। वैकेंसीज़ भी अच्छी खासी हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। अगर देखा जाए पिछली बार की अपेक्षा कम है, बट फिर भी इलेक्ट्रिकल के लिए मैकेनिकल की अपेक्षा वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। सिविल के लिए वैकेंसीज सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो बेटा आपको एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाते जाइए। और यहाँ पे जो एनएचपीसी पेपर हुआ उसके रिस्पांस की अब आ चुकी है, तो उसी रिस्पांस की के बिहाफ पे आज मैं एनएचपीसी जेई के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये पार्ट 1 है, जैसा कि आप यहाँ पे फ्रंट पेज पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 50। और हमारा टारगेट ये भी होना चाहिए कि इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ज़रूर पढ़ो एग्ज़ाम में, बिकॉज ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना कोई समय वेस्ट किए हुए अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं और फिर एक एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये कह रहा है कि कौन से प्रोसेस का हम इस्तेमाल करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो नॉर्मली अगर देखा जाए बच्चों तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम न्यूक्लियर फ्यूज़न का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? न्यूक्लियर फिज़न का इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर फिज़न क्या है? जिसमें हम क्या करते हैं कि सपोज़ एक कोई भी आपका यूरेनियम 235 का फ्यूल है, उसके ऊपर हम नॉर्मली क्या करते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स या न्यूट्रॉन्स वगैरह की बम्बार्डमेंट कराते हैं, जिसके कारण अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेरियम और क्रिप्टॉन ये दो पार्ट में ब्रेक कर जाता है और उसके साथ साथ इसमें 3 एक्सेस न्यूट्रॉन निकलते हैं और एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होती है। और ये हीट अगर देखा जाए या एनर्जी देखी जाए ये लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो सिंपल सा बेटा इसका मतलब केवल ये है कि अगर एक केजी यूरेनियम आप जला दोगे तो ये इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा जो 1 लाख केजी कोल के बराबर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मली जब हम न्यूक्लियर फिज़न करते हैं तो न्यूक्लियर फिज़न जिसको हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन, तो यहाँ पर बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होती है। और ये जो भी हम नाभिकीय विखंडन करते हैं वो हमेशा न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हों। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को हम कंट्रोल कर सकें, उसके साथ साथ स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को हम कंट्रोल कर सकें। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में न्यूक्लियर फिज़न के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मली न्यूक्लियर चेन रिएक्शन डेवलप कर सकते हैं, जिसमें अगर देखा जाए इसका चेन रिएक्शन कितना है 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 N1। ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 30 N1। तो ये 3 एक्सेस न्यूट्रॉन निकलते हैं और उसके साथ साथ हाई अमाउंट ऑफ हीट लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हीट क्या है? ये एनर्जी आपकी डेवलप होती है। तो नॉर्मली बेटा अगर बात करें यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है? नॉर्मली इसमें दो न्यूक्लियाई मिल के क्या करते हैं? एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं और उसके साथ साथ हीट यहाँ पर डेवलप होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1H2 प्लस 1H3 ये मिलके क्या बना लेगा? ये मिलके बनाता है 2He4 प्लस 0 N1। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 1.69 इंटू 10⁻⁹ किलो जूल पर मोल ऑफ हीलियम फॉर्म्ड। इतनी हीट क्या होती है? निकलती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे सूर्य में नॉर्मली जो हीट डेवलप हो रही है वो किसके कारण हीट डेवलप हो रही है? वो हमेशा न्यूक्लियर फ्यूज़न के कारण, कहने का मतलब ये नाभिकीय संलयन के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसी 1s2 इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ड्यूटीरियम। 1s3 को क्या बोलते हैं बेटा? 1s3 को हम बोलते हैं ट्राइटियम।
और यहाँ पर ये क्या है, यही हमारा क्या है, हीलियम। हीलियम, तो ये आपका हो गया हीलियम। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न से भी हीट क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। तो नॉर्मली सन वगैरह में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, बट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में अगर देखें तो हम न्यूक्लियर फिजन करते हैं। और ये न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, ये कंप्लीट चेन रिएक्शन हमने आपको बता दिया है बेटा, ये आपका कंप्लीट चेन रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजन का, और ये आपका है न्यूक्लियर फ्यूज़न का। यहाँ पे एक टर्म आया है ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन क्या है इसको समझते हैं। जब भी हम बात करेंगे ट्रांसम्यूटेशन की, आंसर आपको समझ में आ गया है, आंसर क्या है, न्यूक्लियर फिजन है। इसको हम नॉर्मली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर फिजन को करते हैं, और उसके साथ साथ वहाँ कंट्रोल रॉड होती हैं जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करती हैं, और मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं इसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जो कि स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करता है, उसको स्लो डाउन करता है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या है, इट इज़ अ पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर रिड्यूसिंग द वॉल्यूम एंड हाजार्ड ऑफ रेडियो एक्टिव वेव्स। मीन्स ट्रांसम्यूटेशन नॉर्मली एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि रेडियो एक्टिव वेव्स के हाजार्ड और उनके वॉल्यूम को रिड्यूस करता है। तो इट इज़ द मैकेनिज़्म फॉर रिड्यूसिंग the volume and hazards of radioactive waves। तो रेडियो एक्टिव वेव्स के जो भी हज़ार्ड्स वगैरह हैं या जो भी वॉल्यूम है, उनको रिड्यूस करने के लिए एक पॉसिबल मैकेनिज़्म होता है ट्रांसम्यूटेशन। तो आई थिंक ये चीज़ आपको बेटा समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में ट्रांसम्यूटेशन क्या है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन। तो क्या याद रखना है, नाभिकीय संलयन नॉर्मली न्यूक्लियर फ्यूज़न कहलाता है, नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। न्यूक्लियर फिजन नॉर्मली न्यूक्लियर पावर प्लांट में होते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूज़न सन में होता है। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है कॉगिंग। यहाँ देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज़ द फिनोमिना ऑफ अ मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर टिथ ऑफ एन इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो नॉर्मली अगर देखा जाए कि इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता क्या है कि व्हेन रोटर टिथ is exactly equal or integral multiple of stator टिथ। अगर कभी भी रोटर टिथ एग्जैक्टली इक्वल हो जाए या इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए स्टेटर टिथ के, देन अलाइनमेंट फोर्सेस between stator and rotor becomes greater than किससे ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मली जो अलाइनमेंट फोर्सेस होते हैं दैट बिकम्स ग्रेटर देन स्टार्टिंग टॉर्क। उसके कारण अगर देखा जाए, देन रोटर फेल्स टू रोटेट। तो रोटर क्या हो जाता है, रोटेट करने में फेल कर जाता है। तो जब भी अलाइनमेंट फोर्सेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, और ये नॉर्मली कब होता है, जब रोटर टिथ इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए या उसके एग्जैक्टली इक्वल हो जाए स्टेटर टिथ के, तो उस समय रोटर आपका रोटेट नहीं कर पाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज क्या कहलाता है बेटा, कॉगिंग कहलाता है, या इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। क्या बोला जाता है इसको, मैग्नेटिक लॉकिंग बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका कॉगिंग। तो कॉगिंग जो है वो बेटा करेक्ट आंसर है। कॉगिंग या इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग कहते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्रॉलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। क्रॉलिंग क्या है? तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्रॉलिंग किसी भी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की एक टेंडेंसी है जिस पे वो लो स्पीड पे रन करता है। और कितनी स्पीड हो जाती है इसकी? 1/7 ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। और ये बेसिकली किसके द्वारा होता है? हार्मोनिक्स के द्वारा होता है, और नॉर्मली 5th या 7th हार्मोनिक्स के कारण होता है। इसको अगर ओवरकम करना है तो हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो क्रॉलिंग अगर देखा जाए तो क्रॉलिंग क्या है? टेंडेंसी ऑफ, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर टू रन एट स्लो स्पीड, रन एट स्लो स्पीड ऑफ ns/7। ये किसके कारण होता है? अगर देखा जाए तो क्रॉलिंग अगर हम देखें तो किसके कारण होता है? इट इज़ ड्यू टू हार्मोनिक्स। इट इज़ ड्यू टू हार्मोनिक्स। कौन कौन से हार्मोनिक्स? 5th और 7th हार्मोनिक्स। उसके साथ साथ अगर देखें इसको ओवरकम कैसे करेंगे? इट इज़ ओवरकम बाई शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? हम कॉगिंग फिनोमिना, जो क्रॉलिंग है उस क्रॉलिंग को ख़त्म कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो क्रॉलिंग क्या है? इस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की वो टेंडेंसी है जिस पे वो अपनी स्पीड का ns/7 स्पीड से घूमने लगता है। कॉगिंग क्या है? कॉगिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसपे वो मैग्नेटिकली लॉक्ड हो जाता है। ये बेसिकली कब होगा? जब स्टेटर टेथ रोटर टेथ के एग्जैक्टली मल्टीपल हो जाए। अगर कोई पूछे कॉगिंग को अवॉइड करना है, देन टू अवॉइड कॉगिंग क्या होना चाहिए? कंडक्टिंग बार्स आर स्क्यूड। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो हम कंडक्टिंग बार्स लगाते हैं उन कंडक्टिंग बार्स को हम क्या कर देते हैं? दैट आर स्क्यूड। तो कंडक्टिंग बार्स को हम स्क्यूड कर देंगे तो कॉगिंग जो हो रही है वो ख़त्म हो जाती है, या मैग्नेटिक लॉकिंग ख़त्म हो जाती है। या कभी भी रोटर टेथ को उसके एग्जैक्टली या इंटीग्रल मल्टीपल में मत रखिए। या दूसरा ऑप्शन अगर देखा जाए कि इसी में कि जो रोटर टेथ दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू स्टेटर टेथ ये और इट्स मल्टीपल। तो ध्यान रखना है बेटा, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पाया। तो इतना ध्यान रखना है कि कभी भी अगर देखा जाए कि इसको अवॉइड करना है तो रोटर टेथ को स्टेटर टेथ के एग्जैक्टली इक्वल या उसके इंटीग्रल मल्टीपल मत रखिए। आप उससे कॉगिंग को क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हंटिंग। हंटिंग क्या है? बेसिकली हंटिंग को समझा जाए तो नॉर्मली ये सिंक्रोनस मोटर में आता है। और हंटिंग क्या है? कि हंटिंग इज़ द फिनोमिना ऑफ ऑसिलेशन ऑफ रोटर अबाउट इट्स स्टेडी स्टेट पोजीशन। मतलब कि कभी भी कोई भी सिंक्रोनस मोटर के रोटर में क्या हुआ? कभी भी कोई सिंक्रोनस मोटर पे डिस्टरबेंस आ गया तो उस डिस्टरबेंस के कारण आप देखोगे कि नॉर्मली सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है वो अपनी स्टडी स्टेट कंडीशन के अराउंड क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। तो जैसे जैसे अगर देखा जाए जैसे ही डिस्टरबेंस आया ये ऑसिलेट करेगा, देन ये ऑसिलेशन कम होते होते फाइनली वो अपने स्टडी स्टेट कंडीशन पे आ जाएगा। तो आफ्टर डिस्टरबेंस जो भी ऑसिलेशन हो रहा है अबाउट द स्टडी स्टेट कंडीशन वही क्या कहलाता है? हंटिंग कहलाता है। और हंटिंग को ही हम फेज स्विंगिंग भी बोलते हैं। तो हंटिंग क्या है? हंटिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें रोटर क्या करता है? एक स्टडी स्टेट कंडीशन के अराउंड ऑसिलेट करता है, और इसी को हम फेज स्विंगिंग भी कहते हैं बेटा। और नॉर्मली हंटिंग का कॉज क्या है? सडन चेंज इन मैकेनिकल लोड ऑन मोटर, मींस मोटर पे अचानक क्या हो गया? सडनली लोड चेंज हो गया तो हंटिंग हो जाएगी। सडन चेंज इन फील्ड करंट, मतलब फील्ड करंट में अगर आप एक्साइटेशन में क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, देन हंटिंग हो जाएगी। और अगर सिस्टम में जहाँ पे मोटर कनेक्टेड है वहाँ पे अगर फॉल्ट हुआ देन तब भी हंटिंग फिनोमिना आ जाती है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? तो हंटिंग फिनोमिना के इफेक्ट से अगर देखा जाए तो सिंक्रोनिज्म लूज हो सकता है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस भी बढ़ जाता है हंटिंग के कारण। और उसके साथ साथ अगर देखें कि हंटिंग को हम कैसे रिड्यूस करते हैं तो डैम्पर वाइंडिंग के इस्तेमाल से वी कैन रिड्यूस द हंटिंग। तो हंटिंग कैसे रिड्यूस होगा? डैम्पर वाइंडिंग के इस्तेमाल से, या आप फ्लाई व्हील कनेक्ट करके भी शाफ्ट पे हंटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा कॉगिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपेंस टू द फील्ड स्ट्रेंथ, व्हाट हैपेंस टू द फील्ड स्ट्रेंथ
एज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीजेज। कह रहा है कि कंडक्टर से जैसे ही अगर देखा जाए कि कंडक्टर से डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी फील्ड स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, सर यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ये कितना होता है, E बराबर होता है F/Q। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि F बराबर कितना होता है, Q बाई डी स्क्वायर इंटू क्यू, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, KQ बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस। तो जैसे जैसे अगर हम बात करें कि एज अ डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर इंक्रीजेस, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा बेटा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा नहीं कि फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट हो, नहीं, फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे फील्ड स्ट्रेंथ घटती जाएगी। अगर 2 गुना कर दिया डिस्टेंस तो फील्ड स्ट्रेंथ 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट गवर्न्स द प्रिंसिपल दैट एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। नॉर्मली अगर देखा जाए कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या कर रहा है, फोर्स डेवलप कर रहा है। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स आता है, देन हम ये लिख सकते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स होता है इज किसके द्वारा दिया जाता है, गिवन बाय लॉरेंज फोर्स फार्मूला, इज गिवन बाय लॉरेंज फोर्स फार्मूला। किसके द्वारा दिया जाता है, गिवन बाय लॉरेंज फोर्स फार्मूला। और कितना होता है लॉरेंज फोर्स की अगर बात करें दैट इज इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी होता है बेटा, या F बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू वी बी साइन थीटा। बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम ये लिख सकते हैं कि F बराबर QVB साइन थीटा। तो यही आपका क्या है, लॉरेंज फोर्स फार्मूला। तो आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा दिया जाएगा, लॉरेंज फोर्स के द्वारा। अब अगर हम बात करें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, तो जनरेटर के केस में अगर देखा जाए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी बतानी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ जनरेटर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ध्यान रखना है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मोटर के केस में अगर हम बात करें कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताना है, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें किसका यूज़ करना होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर रखें, म्यूचुअल लंबवत रखें, तो इंडेक्स फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, थंब हमेशा अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, देन हमेशा जो मिडिल फिंगर होगा वो वोल्टेज या करंट की डायरेक्शन को बताएगा। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। और लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड रूल में आएंगे फ्लेमिंग के, तो सिंपल ये ध्यान रखना है कि अननोन आपका थंब होगा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, बस बाकी सारे नोटेशंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ध्यान रखना, जनरेटर अगर आपको चलाना हो तो आप जनरेटर के रोटर को हैंडल से घुमाओगे, तो हैंडल किस हाथ से पकड़ के घुमाओगे, राइट हैंड से, तो इसलिए वहाँ पर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। बेटा अब उन लोगों के लिए नहीं है जो ये कहेंगे कि यार फ्लेमिंग हम तो बाएं हाथ से घुमाएंगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, नहीं यार, याद करने के लिए, बहुत ज़्यादा सीरियस मत होना। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द कंडीशन इन विच grid is intentionally or accidentally disconnected from the distribution system, but the distribution system continues to feed the local loads.
मतलब ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें ग्रिड को हम क्या करते हैं, इंटेंशनली या एक्सीडेंटली, मतलब दोनों जानबूझ के या अचानक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है लोकल लोड्स को पावर फीड करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? तो नॉर्मली इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसलैंडिंग। क्या है आइसलैंडिंग, ये समझते हैं यार। आइसलैंडिंग अगर देखा जाए तो एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम इंटेंशनल आइसोलेशन करते हैं। देन इट इज़ व्हाट, इट इज़ इंटेंशनल आइसोलेशन ऑफ ग्रिड। तो हम क्या करते हैं, इसमें इंटेंशनली आइसोलेशन करते हैं, मतलब हम जानबूझ के क्या करते हैं, सिस्टम को आइसोलेट करते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? अगर इसके रीज़न को बेटा समझा जाए तो इसका कुछ कारण होता है। जैसे इसके कारण की अगर हम बात करें तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसको हमें समझना होगा। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि ग्रिड क्या है। ग्रिड एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जनरेटर का, ट्रांसमिशन लाइन का, बस बार का। और ये सारे जो जनरेटर्स होते हैं वो सिंक्रोनिज्म में ऑपरेट करते हैं। अगर कभी भी कोई मेजर डिस्टरबेंस ऑकर होता है तो ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हो सकती है, जो कि एक कैस्केडेड इफेक्ट डेवलप करती है, और इस कैस्केडेड इफेक्ट के कारण ऐसा हो सकता है कि पूरा ग्रिड जो है वो कोलैप्स कर जाए और ब्लैकआउट हो जाए। तो इसलिए हमें क्या करना है, आइसलैंडिंग स्कीम का इस्तेमाल करना होता है पावर सिस्टम में, कि अगर कभी भी कोई मेजर फॉल्ट आए किसी भी पोर्शन में तो वो क्या कर दे, एक कुछ पोर्शन को ट्रिप कर दे। और ये जैसे ही ट्रिपिंग होगी, देन अब ये जो भी आइसोलेटिंग पार्ट होता है सिस्टम का, रिमेनिंग गिट से जो अलग हुआ है, ये नॉर्मली जो है उस मेन से इफेक्ट से हट जाएगा, ताकि हम कंप्लीट ब्लैकआउट होने से बचा सकें। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो बेसिकली किसी भी रिमेनिंग सिस्टम का क्विक रिस्टोरेशन करना है, तो उसके लिए हम आइसलैंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आइसलैंडिंग क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ इंटेंशनल आइसोलेशन। ये एक जानबूझकर आइसोलेशन किया जाता है ग्रिड से, ताकि कभी भी मेजर फॉल्ट हो तो कंप्लीट ब्लैकआउट होने से बचा जा सके। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो आइसोलेटेड पार्ट ऑफ ग्रिड है, आइसोलेटेड पार्ट ऑफ ग्रिड, इसको बेटा हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं आइसलैंड। क्या बोलते हैं? आइसलैंड। कभी आइलैंड देखा है आपने? तो नॉर्मली आइलैंड देखते हो कि चारों तरफ से पानी होता है, बीच में एक ज़मीन का टुकड़ा होता है, दैट मीन्स वो कंप्लीटली क्या है, आइसोलेटेड है। तो इसलिए यहाँ पर भी आइलैंड का मतलब क्या है, वो आइसोलेटेड पार्ट जो ग्रिड से अलग हो गया। और ये इंटेंशनली हम आइसोलेशन करते हैं, इसलिए इसको हम आइसलैंडिंग कहते हैं। और नॉर्मली आइसलैंडिंग तब होती है जब कभी भी सिस्टम में कोई फॉल्ट ऑकर हो जाए, मेजर फॉल्ट, जो कि ग्रिड के जनरेटर के सिंक्रोनिज्म को लूज़ करे और ग्रिड को कम्प्लीटली फेल कर दे और ब्लैकआउट आ जाए। तो उस समय क्विक रेस्टोरेशन के लिए ऑफ रिमेनिंग सिस्टम वी आर डूइंग आइसलैंडिंग। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बेटा बहुत ज़्यादा टाइम इसमें हमें नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक थोरो डिटेल सॉल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो यार ये कंप्लीट नहीं होगा और लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसमें आपको भी दिक्कत होगी। तो इसलिए हम इसको टू द पॉइंट और मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड द मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है। तो सपोज अगर देखा जाए तो ये बेटा क्या है, मैग्नेट है। इस मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल। आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन हमेशा कहाँ से मूव करती है, नॉर्थ से साउथ। तो एयर गैप में अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ मूव करती है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। एयर में ये हमेशा नॉर्थ से साउथ क्या करती हैं, मूव करती हैं, बट इन कोर अगर देखा जाए तो साउथ से नॉर्थ मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर इनसाइड द मैग्नेट अगर देखा जाए तो कैसे है, साउथ से नॉर्थ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है बेटा यहाँ पर। नेक्स्ट अगला देखते हैं, नॉर्थ से पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये नॉर्मली किस में होगा, इन एयर गैप। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन आउटडोर इंस्टॉलेशन हाउ मच मिनिमम सेफ्टी वर्किंग क्लियरेंस शैल बी मेंटेन्ड फॉर बेयर एंड लाइव पार्ट्स। तो ये कह रहा है कि आउटडोर इंस्टॉलेशन में
कभी भी आप देखें कि लाइव बेयर कंडक्टर हो या लाइव पार्ट हो, उसकी सेफ्टी के लिए आप कितना मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस रखते हैं। तो नॉर्मली जो मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस होता है ये हमेशा इस बेयर कंडक्टर से, ये सपोज ये कोई आपका बेयर कंडक्टर है, तो आउटडोर इंस्टॉलेशन में ये अर्थ से अगर देखा जाए तो नॉर्मली मिनिमम जो मिनिमम क्लियरेंस होता है, मिनिमम सेफ्टी जो क्लियरेंस होता है बेटा, वो मिनिमम सेफ्टी क्लियरेंस बराबर कितना होता है 2.6 मीटर। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है यार, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि जो बेयर कंडक्टर से ये ग्राउंड अगर है फॉर आउटडोर इंस्टॉलेशन, ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड। तो यहाँ पर जो मिनिमम क्लियरेंस होना चाहिए सेफ्टी क्लियरेंस, वो 2.6 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वेयर इज बायोमास बर्न टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम। कहाँ पर हाई प्रेशर स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए हम बायोमास को बर्न करते हैं। बायोमास कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मली आपके जो एग्रीकल्चरल वेस्ट वगैरह है ये क्या कहलाते हैं, बायोमास कहलाते हैं। तो ये बायोमास हम कहाँ पे बर्न करते हैं जो कि हाई प्रेशर स्टीम प्रोड्यूस करे, तो आंसर है बॉयलर। तो नॉर्मली हम बॉयलर में क्या करते हैं, बायोमास को बर्न करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर बॉयलर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अल्टरनेटर में हम कभी भी बर्निंग करेंगे नहीं। बर्नर नॉर्मली यार वो तो छोटा सा लालटेन लैम्प इन सब तरीकों का होता है। स्टीमर नहीं, ये मतलब ही नहीं है। स्टीमर नॉर्मली वो इस स्टीमर जहाज़ वगैरह होते हैं जो पानी में आपके चलते हैं। तो बॉयलर में हम नॉर्मली क्या करते हैं कि बायोमास को बर्न करते हैं जो कि हाई प्रेशर स्टीम प्रोड्यूस करता है, और इस स्टीम से हम नॉर्मली बहुत सारे जो है पावर प्लांट्स ऑपरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो नेक्स्ट अगला देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेटेड गेट FET। इसमें कौन सा इंसुलेटेड गेट FET कहलाता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए बेटा, मॉसफेट का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये एक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, और इसी को हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज MOSFET इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलेटेड गेट FET। क्या कहलाता है MOSFET को, हम दूसरा नाम देखें तो इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न केवल ये है कि बिकॉज ऑफ नॉर्मली क्या होता है कि इसमें एक थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन होती है ऑक्साइड की, सिलिकॉन ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर होती है, जिसके कारण ये हाई रजिस्टिव इनपुट इम्पिडेंस प्रोवाइड करता है, और यही क्या करता है, गेट को सिलिकॉन चैनल जो सेमी कंडक्टिंग चैनल है उसको अलग करता है। तो ध्यान रखना है, नॉर्मली मॉसफेट में एक थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड होती है विच एग्जिबिट हाई रजिस्टिव इनपुट इम्पिडेंस, और उसके कारण बेटा अगर आप देखोगे तो नॉर्मली ये गेट को सेमी कंडक्टिंग चैनल से अलग रखता है या इंसुलेटेड रखता है, इसलिए हमने इसको इंसुलेटेड गेट FET बोला। तो हम ये लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ थिन लेयर ऑफ silicon oxide it exhibits high resistive input impedance and used to insulate the gate from semiconductor channel। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि नॉर्मली इसको हम इंसुलेटेड गेट FET किसको बोला जाता है। पहला तो आंसर क्या हो जाएगा, MOSFET। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दूसरा, इसको क्यों कहते हैं हम इंसुलेटेड गेट FET, रीज़न क्या है, बिकॉज इसमें थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड होती है जो कि हाई रजिस्टिव इनपुट इम्पिडेंस प्रोवाइड करती है, और ये गेट को इंसुलेट कर देता है फ्रॉम सेमीकंडक्टर चैनल। अगला क्वेश्चन आते हैं 10। What does contingencies include।
ये कह रहा है कि कंटीजेंसीज क्या इंक्लूड करती है। तो बेटा जब भी कंटीजेंसीज की अगर हम बात करें तो नॉर्मली कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं कंटीजेंसीज की, कंटीजेंसीज क्या है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए कि कोई भी नेगेटिव इवेंट जो कि फ्यूचर में ऑकर हो सकती है वही कहलाती है कंटीजेंसीज। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ पोटेंशियली नेगेटिव इवेंट दैट मे ऑकर्स इन द फ्यूचर। मतलब कोई भी आपके नेगेटिव इवेंट्स दैट मे ऑकर इन फ्यूचर। ध्यान रखना बेटा कि कोई भी ऐसा नेगेटिव इवेंट, कोई भी ऐसा नेगेटिव नकारात्मक घटना जो कि भविष्य में ऑकर हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है, किसके कारण? वो हो सकता है कि कोई भी आपके इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए, आर्थिक मंदी आ जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, या कोई भी ऐसी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज़ हो जाएं, या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर किसी भी मटेरियल पे। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सपोज किसी भी मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई और उसकी कॉस्टिंग बढ़ने के कारण जो है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आपको अब ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो नकारात्मक घटनाएं हैं जो कि फ्यूचर में ऑकर हो सकती हैं, और यही नकारात्मक घटनाएं कंटीजेंसीज कहलाती हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कंटीजेंसीज क्या होती हैं, तो वो नकारात्मक घटनाएं होती हैं जो कि फ्यूचर में ऑकर हो जाती हैं, किसके कारण? आर्थिक मंदी के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, और उसके साथ साथ बहुत सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर वगैरह के कारण। वही क्या कहलाती है? कंटीजेंसीज कहलाती है। तो नेगेटिव इवेंट्स दैट में ऑकर इन फ्यूचर ड्यू टू रिसेशन, ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो नेचुरल डिजास्टर और एनी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट और रेट ऑफ द मटेरियल, और कोई भी लॉस ड्यू टू एनी रीज़न, और एनी लॉस ड्यू टू एनी रीज़न। तो ये अगर देखा जाए तो ये किसी भी कारणवश फ्यूचर में आपकी कुछ ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं जिसके कारण लॉस हो रहा है, या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर किसी भी मटेरियल कॉस्ट के रेट को बढ़ने के कारण होता जा रहा है। तो ये सारे के सारे नेगेटिव इवेंट्स जो फ्यूचर में ऑकर हो रहे हैं बेटा, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंटीजेंसीज कहते हैं। समझ में आई होगी कंटीजेंसीज क्या होती हैं। क्लियर है? जैसे अगर आप अभी एक करंट इवेंट आप देख रहे थे कि अभी क्या हुआ कि डोमिनोज़ वगैरह ने ये बोला कि अब हम जो भी बर्गर बनाएंगे उसमें टमाटर नहीं डालेंगे। तो ये नॉर्मली डोमिनोज़ को लॉस हुआ था। बेसिकली ये लॉस कैसे हुआ कि टमाटर का अचानक प्राइस इंडिया में बढ़ गया, और 200 रुपये पर केजी टमाटर होने के कारण यहाँ पर अगर देखा जाए तो डोमिनोज़ को उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, या इससे कुछ लॉस होने लगा। तो सपोज़ जो भी लॉस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू एनी रीज़न, या ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द इंक्रीज इन द रेट ऑफ द मटीरियल, और इसके कारण उसको फ्यूचर में जो भी नेगेटिव इवेंट्स के कारण लॉस हो रहा है, यही कंटीजेंसीज कहलाती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर थर्ड हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट, रेट ऑफ द मटेरियल, एंड लॉस ड्यू टू एनी रीज़न। अगर ये कोई बोले कि जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस एंड रेंट, अरे यार ये कंटीजेंसीज वगैरह नहीं होती हैं। प्रोक्योरमेंट आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन, नहीं। रेट ऑफ लाइटिंग एंड हीटिंग, ये नहीं। ये सारे अगर देखा जाए तो ये कैलकुलेटेड कॉस्ट है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं थे, या ये ऐसे कोई नेगेटिव इवेंट्स के कारण ऑकर नहीं हो रहे हैं फ्यूचर में। तो कंटीजेंसीज ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो हीट को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल में? तो टरबाइन। अगर हम बात करें टरबाइन की, तो टरबाइन में हम इनपुट क्या देते हैं? इनपुट हम देते हैं हीट। नॉर्मली किस फॉर्म में? स्टीम के फॉर्म में देते हैं। और इसको किस में कन्वर्ट करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी नॉर्मली कैसे? रोटेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टरबाइन क्या करता है? हीट को या स्टीम इनपुट को मैकेनिकल एनर्जी या रोटेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4।
ट्रांसफार्मर अगर देखा जाए तो ये नॉर्मली वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ होता है। बॉयलर की बात करें तो बॉयलर क्या करता है, वाटर को हीट अप करके स्टीम में कन्वर्जन करता है। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर बेसिकली इस मैकेनिकल एनर्जी या रोटेशन को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि व्हाट एमंग द फॉलोइंग डज एक्सटेंडेड फीडर लेंथ लीड्स टू। अगर हम फीडर लेंथ को क्या करें, बढ़ा दें तो क्या होगा। बेटा एक चीज़ आप समझिए, जब आप फीडर लेंथ को क्या करना है, फीडर लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो हमें पता है R बराबर कितना, रो एल बाई ए। अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दैट मीन्स फीडर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फीडर रेजिस्टेंस जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं एफ आर से बढ़ जाएगा। और अगर फीडर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो उस समय एफ आर लॉस भी बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एक्सटेंडेड फीडर लेंथ करेंगे तो उसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण फीडर रेजिस्टेंस के लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हाई फीडर रेजिस्टेंस लॉसेस इन द लाइन, तो ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट अगला बात करें, वाइल अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम बेटा जब आप अप्लाई करते हो तो व्हाट इज डन वाइल रिमूविंग द वोल्टेज सोर्स। सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते समय जब आप वोल्टेज सोर्स को रिमूव करते हो तो क्या किया जाता है। तो ध्यान रखना, एक बार अगर इसके स्टेटमेंट की हम बात करें सुपरपोजिशन थ्योरम के, तो सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि एनी एक्टिव लीनियर bilateral network containing more than one, ध्यान रखना more than one, अगर more than one independent sources, ध्यान रखना है कि कभी भी सुपरपोजिशन थ्योरम सिंगल सोर्स नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब उसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स हों, या दो से अधिक। तो किसी भी एक्टिव लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क जिसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स हों, द टोटल रिस्पॉन्स कितना होगा बेटा, विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। ये नॉर्मली अलजेब्रिक सम की बात करते हैं, किसकी, अलजेब्रिक सम की। तो विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स produced by them when each acting alone। तो ध्यान रखना है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी एक्टिव लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क जिसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स हो, मतलब सिंगल सोर्स नेटवर्क के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। उसमें टोटल रिस्पांस वो इंडिविजुअल सोर्स के रिस्पांस का अलजेब्रिक सम होगा जब एक एक सोर्सेस एक्ट करते हों। और यहाँ पर देखा जाए व्हेन पहला पॉइंट ध्यान रखना बेटा, ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर शॉर्ट सर्क्यूटेड, मतलब जितने भी आपके वोल्टेज सोर्सेस होंगे उनको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आपके आइडियल वोल्टेज सोर्सेज होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, और अगर प्रैक्टिकल होंगे तो उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो नॉर्मली जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आंसर हमेशा प्रैक्टिकल देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि वोल्टेज सोर्स को हम रिमूव कर रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाय ओपन सर्किट नहीं, ये किस ओपन सर्किट तब होगा जब करंट सोर्स की बात होगी, आइडियल करंट सोर्स के लिए। वोल्टेज सोर्स रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज आर रिमूव्ड नहीं, ये भी गलत है। दे आर रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, ये भी गलत है। दे आर रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट नहीं, दे आर रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड दियर इंटरनल रेजिस्टेंस आर लेफ्ट बिहाइंड, ये बिल्कुल करेक्ट है सेकेंड ऑप्शन। बिकॉज यही मैं बात कर रहा हूं कि अगर वो आइडियल होगा तो उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, और अगर प्रैक्टिकल होगा तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये सेकेंड ऑप्शन इज मोर करेक्ट
कि अगर वो आइडियल होगा तो उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया। और अगर प्रैक्टिकल होगा तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। दूसरा, आप कहोगे अगर आइडियल करंट सोर्स हो तो ऑल इंडिपेंडेंट current source are replaced by open circuit or replaced by open circuit or their internal रजिस्टेंस। तो ये ध्यान रखना है, अगर करंट सोर्सेस होंगे तो वो ओपन सर्किट या उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से, वोल्टेज सोर्सेस होंगे तो शॉर्ट सर्किट या उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, और अगर बात करें डिपेंडेंट सोर्सेस होंगे तो दे आर नाइदर शॉर्ट नॉर ओपन। तो ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो डिपेंडेंट सोर्सेस आर नाइदर शॉर्ट नॉर ओपन। मतलब डिपेंडेंट सोर्सेस न तो शॉर्ट होंगे और न ही ओपन होंगे। तो ये ध्यान रखना है, सुपरपोजिशन थ्योरम पावर कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होगा, नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए यूज़ नहीं होगा। इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी। और सुपरपोजिशन थ्योरम अगर देखा जाए तो हमेशा सिंगल सोर्स नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन सिस्टम टाइम वेरिएंट हो या इनवेरिएंट हो वहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल होगा। आते हैं नेक्स्ट। अगला कह रहा है, इन केस ऑफ अ फेलर ऑफ डिसकनेक्शन ऑफ द सप्लाई और अ ब्रेक इन द फील्ड। मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए कि कोई भी फील्ड में फेलर हो जाए, सप्लाई का डिसकनेक्शन हो जाए या सप्लाई फेल कर जाए, तो विच प्रोटेक्टिव डिवाइस रिलीजेज द आर्म एंड अलाउ द स्प्रिंग टू ब्रिंग इट बैक टू ऑफ पोजीशन। ये कह रहा है कि अगर कभी भी अचानक सप्लाई चली जाए या उसका सप्लाई फेल हो जाए तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो नॉर्मली उसके आर्म को ये अलाउ करती है कि वो वापस ऑफ पोजीशन पे चला जाए। तो ऐसा कभी भी आप देखते हो तो नॉर्मली स्टार्टर वगैरह में हम यूज़ करते हैं ऐसी डिवाइस। कहाँ पे यूज़ होता है, इट डिवाइस यूज्ड इन स्टार्टर में हम नॉर्मली अगर देखा जाए तो होल्ड ऑन कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, होल्ड ऑन कॉइल का। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 3 पॉइंट स्टार्टर, तो आप देखोगे कि 3 पॉइंट स्टार्टर में जो कि नॉर्मली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, या तो हम शंट मोटर की स्टार्टिंग के लिए या कंपाउंड मोटर की स्टार्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। तो उसमें आप देखोगे कि ये आपका एक स्टार्टर हैंडल होगा बेटा, और इस स्टार्टर हैंडल पे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक स्टड्स वगैरह लगे रहते हैं, और यहीं पर अगर देखा जाए तो एक होल्ड ऑन कॉइल रहती है। ये क्या रहती है, होल्ड ऑन कॉइल। तो जब भी हम इसको क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो होल्ड ऑन कॉइल इसको क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। तो नॉर्मली यहाँ पे अगर देखा जाए तो फील्ड से रहता है। तो पूरा कनेक्शन डायग्राम मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ 2 पॉइंट स्टार्टर में, बट ये ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट स्टार्टर में जो होल्ड ऑन कॉइल एक्शन होता है, होल्ड ऑन कॉइल एक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट के। और अगर फील्ड करंट देखें तो यही क्या होती है, शंट फील्ड करंट कितनी होती है, V/RSH। तो अगर सप्लाई चली जाएगी तो फील्ड करंट क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए इफ़ B = 0, मतलब क्या है, सप्लाई चली गई, और अगर सप्लाई चली गई तो फील्ड करंट कितना, 0। फील्ड करंट अगर 0 तो ये जो होल्ड ऑन कॉइल इसको अट्रैक्ट किया था, अब इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वापस स्टार्टर हैंडल क्या होगा, ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये कौन सा पोजीशन है, ऑन, और ये क्या हो जाएगा, ऑफ। तो सिंपली इसको समझना केवल इतना है कि नॉर्मली होल्ड ऑन कॉइल हम स्टार्टर वगैरह में यूज़ करते हैं, और जब भी सप्लाई चली जाती है तो उस समय कोई मैग्नेटिक फील्ड वो डेवलप नहीं कर पाता है, तो वो स्प्रिंग की मदद से वापस यहीं पे हम स्पाइरल स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो स्प्रिंग की मदद से वो वापस आपका हैंडल क्या हो जाता है, ऑफ पोजीशन पर आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, होल्ड ऑन कॉइल हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है यार, NHPC JEE के पेपर में काफ़ी अच्छा पेपर हुआ है। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर। What is the purpose of ट्रांसपोजिशन ऑफ ओवरहेड कंडक्टर। ट्रांसपोजिशन का पर्पज़ क्या है, अगर हम बात करें कि हम ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें कि ये आपकी 3 फेज़ लाइन है, और ये अगर देखा जाए तो ये ग्राउंड है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो मिडिल कंडक्टर है, वो मिडिल कंडक्टर इसके कारण फ्लक्स लिंकेज, सपोज ये IR है, ये IY है,
और ये आई बी है। तो मिडिल कंडक्टर जो है इसके कारण भी फ्लक्स लिंकेज एक्सपीरियंस करेगा आई आर के कारण और आई बी के कारण। तो यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, और इंडक्टेंस बढ़ेगा तो रिएक्टेंस भी बढ़ जाएगा और करंट क्या हो जाती है, कम। तो अगर हम देखा जाए आई वाई की वैल्यू कम हो जाएगी, देन आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी अब इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसके कारण सिस्टम क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। उसके कारण अगर देखा जाए कि जो मिडिल कंडक्टर है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बॉटम मोस्ट कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस अगर देखा जाए ई बी, तो वो ज़्यादा होती है बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। तो जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाओगे या डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे फ्रॉम द ग्राउंड, वैसे वैसे स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, अगर देखा जाए तो घटती जाती है। तो ई बी ज़्यादा है बॉटम मोस्ट कंडक्टर पे। यहाँ पर देखा जाए ई वाई से ई बी ज़्यादा है, सबसे कम अगर देखा जाए तो ई आर। मतलब आप देख रहे हो कि नॉर्मली पहले अगर ये वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन होगा, सपोज ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन है तो सब में सेम रहेगा, बट वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में ई बी ग्रेटर, जो बॉटम मोस्ट कंडक्टर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस फील करेगा, जो टॉप मोस्ट कंडक्टर है वो कम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस फील कर रहा है। तो उसके कारण क्या हुआ, ई आर प्लस ई वाई प्लस ई बी अगेन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया और इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। तो नॉर्मली अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के कारण क्या डेवलप हो रहा है, इन दोनों इफेक्ट के कारण हमारी लाइन में क्या आ गया, हमारी लाइन में आ गया इंटरफियरेंस। क्या आ गया, इंटरफेरेंस आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी पावर लाइन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के कारण हमेशा इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। बॉटम मोस्ट कंडक्टर में ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होता है जिससे करंट अनबैलेंस हो जाती है, और मिडिल कंडक्टर में, और जो सबसे बॉटम मोस्ट कंडक्टर होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस फील करता है और टॉप मोस्ट कम, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कारण और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट के कारण एक इंटरफेरेंस आ रहा है। अगर हमें इसी को बैलेंस करना है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को नेग्लेजिबल करना है, ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन ट्रांसपोजिशन कर देंगे। ये आप देखिए, अब हम एक रेगुलर इंटरवल ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं बेटा एट रेगुलर इंटरवल ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। तो ये थर्ड है, ये कहाँ चली जाएगी, ये अब यहाँ पर चली जाएगी। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे चली जाएगी, ये इस पॉइंट पे चली जाएगी। और ये अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे आ जाएगी, ये इस पॉइंट पे आ जाएगी बेटा, थर्ड पे आ जाएगी। एक मिनट, इसको फिर से सही से ड्रॉ कर लें। हाँ, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन अगर देखें तो अब ये अगर देखा जाए दूसरा है तो ये आपके तीसरे पे आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो ये अब यहाँ से दूसरे पे आ जाएगा और ये यहाँ पे पहले पे चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं आर फेज़ है, वाई फेज़ है, बी है। तो अब आर फेज़ ये हो गया, ये आर फेज़, वाई फेज़ ये है और ये वाई फेज़। बी फेज़ की बात करें तो ये बी फेज़ है और ये बी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि ओवरऑल आर वाई बी आर वाई बी आर, दैट मीन्स यहाँ बॉटम बी है, बॉटम वाई है, बॉटम आर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि ओवरऑल यहाँ पर अगर ग्राउंड से आप देखोगे तो अब ये ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस भी यूनिफॉर्म हो गया और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी अब तीनों में क्या हो गया, सेम। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट आ गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इफेक्ट आ गया। मतलब ये बैलेंस कर देते हैं और इसी रेडियो इंटरफेरेंस को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन क्या है, जहाँ पर हम रेगुलर इंटरवल ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन क्या करते हैं, उसकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, यही कहलाता है ट्रांसपोजिशन। और इसके कारण अगर आप देखो तो ये जो लाइन का कैपेसिटेंस होता है वो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो जब भी लाइन कैपेसिटेंस को यूनिफॉर्म या बैलेंस करना होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं। तो ट्रांसपोजिशन के कई फ़ायदे हैं। नॉर्मली इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर देगा, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन को भी बैलेंस कर देगा। तो ऑप्शन ए। तो ट्रांसपोजिशन क्या करता है, इट एलिमिनेट्स interference in
लाइन, तो जो भी रेडियो इंटरफेरेंस आ रहा है वो एलिमिनेट कर देता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यार। ये कह रहा है कि विच आर द टू जंक्शंस ऑफ अ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कौन कौन से दो जंक्शन होते हैं? तो बेटा अगर हम बात करें बीजेटी की, तो नॉर्मली बीजेटी में अगर देखा जाए तो या तो एनपीएन होगा या आपका पीएनपी होगा। यही तो बीजेटी होगा भाई, एनपीएन या पीएनपी होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि नॉर्मली कभी भी हम एनपीएन की बात करें तो ये क्या है, एनपीएन, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ये हमेशा होता है एमीटर। ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बेस होता है और ये कलेक्टर होता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें पीएनपी, तो ये क्या है, ये आपका एमीटर है, दिस इज कॉल्ड एज बेस, और ये अगर देखा जाए तो ये बेटा हमारा कलेक्टर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि नॉर्मली कितने जंक्शन बनते हैं, तो ट्रांजिस्टर मतलब जो भी बीजेटी है, तो बीजेटी का नाम ही है बाईपोलर जंक्शन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेटी में दो जंक्शंस बनते हैं। एक तो जंक्शन बन रहा है ये वाला, तो ये जंक्शन क्या है, एन और पी से बन रहा है, मतलब एमीटर और बेस से। तो एक हो गया एमीटर बेस जंक्शन, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, J1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, ये तो पहला जंक्शन हो गया। दूसरा अगर देखा जाए P और N पे, तो P क्या है, बेस, N किससे कनेक्टेड है, कलेक्टर से। तो ये बेस कलेक्टर जंक्शन, या इसी को हम बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। तो नॉर्मली बेटा अगर देखा जाए कि बीजेटी में कितने जंक्शंस होते हैं, इसको CB जंक्शन बोलते हैं, CB जंक्शन। तो ये आपका जंक्शन 2 है। तो बीजेटी में दो जंक्शंस होते हैं, एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। बीजेटी का मतलब क्या है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे एमीटर बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला अगर हम बात करें कि हाउ इज़ द कॉस्ट ऑफ लेबर कैलकुलेटेड। अरे यार बहुत सिंपल है। बच्चे कहते हैं यार इसके लिए क्या पढ़ाई की ज़रूरत है? नहीं, कभी भी अगर देखा जाए कि आपके घर का मकान बनाना है और उसमें अगर देखा जाए कि पर डे जो कॉस्ट लगती है, एक मज़दूर 400 रुपये लेते हैं, तो 10 मज़दूर लग रहे हैं पर डे। तो बेटा अगर 10 मज़दूर जो है 10 लेबर लग रहे हैं, और पर लेबर जो है पर लेबर चार्ज अगर देखा जाए तो कितना है, 400 रुपये। तो बताइए पर डे का चार्ज कितना होगा, पर डे चार्ज कितना हो जाएगा यार, 4000। तो पर डे अगर जो लेबर चार्ज है, पर डे लेबर चार्ज कितना हो गया, पर डे लेबर चार्ज 4000 है। सपोज आपकी जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, वो जो बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में आपको कितने दिन लगे, बाय द वे मान लिया 30 डेज लगे। तो आपको बताना है टोटल जो लेबर कॉस्ट है वो कितना होगा। तो जब भी अगर टोटल लेबर कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना होगा, तो पर डे का कॉस्ट कितना है, तो लेबर कॉस्ट पर डे 4000 रुपये, गुड़े कितने दिन हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ, काम ख़त्म करने के लिए कितने दिन लगे, तो ये टोटल आप मल्टीप्लाई कर दो यार, तो कितना हो जाएगा ये 1,20,000। 1,00,000 अगर 20,000 देखें तो ये कंप्लीट इतने रुपए का हमारा क्या है, लेबर कॉस्ट है। तो सिंपल सा तरीका है यार कि लेबर कॉस्ट अगर निकालना है तो आपको ये देखना होगा कि जो काम आप करवा रहे हो उसमें पर डे कितना रेट लग रहा है लेबर का, और मल्टीप्लाई कर दो उस वर्क को कंप्लीट करने में जितने दिनों की ज़रूरत है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेबर कॉस्ट। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लेबर कॉस्ट कितना होता है, दैट इज़ इक्वल्स टू रेट ऑफ लेबर। रेट ऑफ लेबर जो मजदूरी कर रहे हैं उसका रेट पर डे के हिसाब से कितना हो रहा है, गुड़े नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क। तो काम को ख़त्म करने में कितना दिन लगा, गुड़े कितना, रेट ऑफ लेबर पर डे। अगला, विच मेथड इज़ यूज्ड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए है, करेक्ट है। अगला, विच मेथड इज़ यूज्ड टू मेजर द इनपुट पावर इन अ नो लोड टेस्ट। जब भी अगर देखा जाए, सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम नो लोड टेस्ट कर रहे हैं ऑन इंडक्शन मोटर, और अगर इंडक्शन मोटर पे आप नो लोड टेस्ट कर रहे हो, तो यार इंडक्शन मोटर अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम ही तो है। तो अगर 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम है और आपको क्या करना है, आपको इसमें पावर मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 3 फेज़ 3 वायर
सिस्टम है तो पावर मेज़रमेंट करना है बेटा, तो यहाँ पे कितने वॉट मीटर की ज़रूरत होगी? यहाँ पर आपको हमेशा 2 वॉट मीटर की ज़रूरत होगी। कितने वॉट मीटर की? 2 वॉट मीटर की। तो 2 वॉट मीटर मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे एक फेज़ में करंट कॉइल और यहाँ पर आप इसमें पोटेंशियल कॉइल कनेक्ट कर दो, ये वॉट मीटर फर्स्ट हो जाएगा, और यहाँ पर करंट कॉइल और एक पोटेंशियल कॉइल यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, ये वॉट मीटर सेकेंड है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 2 वॉट मीटर मेथड से हम किसी भी 3 फेज 3 वायर सिस्टम का पावर मेज़र कर सकते हैं, चाहे ये बैलेंस हो या अनबैलेंस हो। तो हम ध्यान जाइए, हमेशा आपको पता होगा कि एन फेज ब्लॉन्डेल थ्योरम के हिसाब से एन फेज एन वायर सिस्टम अगर है, एन वायर सिस्टम है, चाहे वो आपका बैलेंस हो या अनबैलेंस्ड हो बेटा, एन फेज एन वायर सिस्टम चाहे बैलेंस्ड हो या अनबैलेंस्ड हो, इसमें कितने वॉट मीटर की ज़रूरत है? तो नंबर ऑफ वॉट मीटर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ वॉट मीटर्स हमेशा n-1 होंगे। कितने होंगे नंबर ऑफ वॉट मीटर्स? n-1। तो ध्यान रखना है एन फेज एन वायर सिस्टम में वेदर द सिस्टम इज बैलेंस और अनबैलेंस, हमेशा n-1 वॉट मीटर की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आपका एन फेज n+1 वायर सिस्टम है, तो अगर सिस्टम बैलेंस होगा तो 1 वॉट मीटर की ज़रूरत है, और अनबैलेंस होगा तो n वॉट मीटर की ज़रूरत होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 वॉट मीटर मेथड। नेक्स्ट, What is the input current in a common base configuration of BJT? अगर हम बात करें कि बाइपोलर BJT में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखा जाए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि कितना इनपुट करंट होता है, तो जब भी अगर हम बात करें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, तो हमेशा जो एमीटर करंट होती है, आई क्या है? एमीटर करंट, इसी को हम बोलते हैं इनपुट करंट। तो इनपुट करंट क्या होती है? एमीटर करंट। और अगर हम बात करें कलेक्टर करंट, तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट करंट। तो कलेक्टर करंट कैसी होती है? आउटपुट होती है। एमीटर करंट क्या होती है? इनपुट होती है। और अगर हम बात करें कि एट कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज, जो चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन एमीटर करंट है बेटा, वही क्या कहलाता है? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहलाता है। वही क्या कहलाता है? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो अगर कोई पूछे कि एट अ कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज आपका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या है? इट इज़ द चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन एमीटर करंट। तो ये ध्यान रखना है, इसी को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा बराबर कितना? IC/I। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इनपुट क्या है? एमीटर करंट। आउटपुट क्या है? कलेक्टर करंट। तो इनपुट करंट पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर करंट। कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा? दैट इज आउटपुट करंट होगा। ध्यान रखना है, कौन सा करंट? आउटपुट करंट। नेक्स्ट, अगला अगर हम बात करें कि बाय व्हाट एंगल डज द करंट फेजर लैग द वोल्टेज फेजर इन एन AC सर्किट। AC सर्किट में जो करंट फेजर होगा वो कितने एंगल से वोल्टेज फेजर से लैग करेगा? तो बाई एंगल थीटा। अगर रजिस्टिव सर्किट है, आर सर्किट है बेटा, कौन सी सर्किट है? आर सर्किट है, तो थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब वोल्टेज और करंट क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। अगर RL सर्किट होगा तो RL सर्किट के केस में क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू 0 to 90 के बीच में होगा। जहाँ पर वोल्टेज अगर ये है तो करंट क्या करेगा? लैग करेगा 0 से 90 के बीच में। RC सर्किट होगा तो क्या होगा? RC सर्किट के केस में अगर देखा जाए तो थीटा क्या होगा? हमेशा थीटा अगर आप देखेंगे तो -90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो करंट क्या करता है? वोल्टेज से लीड कर जाएगा बाय एन एंगल थीटा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नॉर्मली हर सिचुएशन में क्या होगा? एंगल थीटा ही तो होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि साइन स्क्वायर थीटा, 2 थीटा, 2 साइन थीटा, या अननेसेसरी हैं, इररिलेवेंट सारे ऑप्शन हैं। आंसर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट है, अगर L प्योर इंडक्टिव है यार, प्योर इंडक्टिव है तो थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। मतलब करंट वोल्टेज से क्या करेगा? लैग कर जाएगा 90 डिग्री। अगर हम बात करें प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटर के केस में वोल्टेज और करंट की बात करें तो बेटा हमेशा करंट जो है वो लीड करती है वोल्टेज से। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि करंट वोल्टेज से लीड कर जाएगी, कितना? 90 डिग्री लीड कर जाएगी। तो यहाँ पे ये आसानी से चीज़ें आप बता सकते हो, मीन्स थीटा 90 डिग्री। तो हर सिचुएशन में क्या होगा? थीटा ही होगा। आगे आते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की अगर बात करें तो उसके लिए क्या सही है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाई कोएर्सिविटी होगी, हाई कोएर्सिविटी होगी एंड हाई रिटेंटिविटी होगी। ध्यान रखना, जब भी अगर हम बात करें कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है तो हाई कोएर्सिविटी, हाई रिटेंटिविटी। अगर इसका BH कर्व की बात करें तो ब्रॉड BH कर्व होगा बेटा। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो BH कर्व कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर इसकी जो रिटेंटिविटी है ये भी हाई है, इसकी कोएर्सिविटी भी हाई है। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है कोएर्सिविटी। और अगर बात करें ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब अगर हम बात करें कि हाई कोएर्सिविटी और हाई रिटेंटिविटी है तो जो आपका मैग्नेट है वो ईजिली मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, इसलिए इसी हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के क्या बनते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनते हैं। परमानेंट मैग्नेट एग्जाम्पल क्या है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का, एल्निको है, क्यूनिको है, क्यूनिफे है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल हैं। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का अगर देखा जाए तो हमेशा कोएर्सिविटी हाई होता है और रिटेंटिविटी भी हाई होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, हाई कोएर्सिविटी। अगर हम बात करें कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है तो BH कर्व थिन हो जाएगा। इसका BH कर्व क्या होता है, हार्ड का ब्रॉड होता है। थिन अगर BH कर्व हो जाएगा तो उसकी कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी कम हो जाएगी। दैट मीन्स ये इजीली मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं और इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इनपुट टू इट्स एवरेज कैंडल पावर। जब भी अगर बात करें तो ऐसा हमने ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर किया था ऑल इन वन बैच में, तो वहाँ पे भी मेंशन है यार कि स्पेसिफिक कंजप्शन कहलाता है। नॉर्मली इसका जो यूनिट होता है स्पेसिफिक कंजप्शन का वो हमेशा वॉट पर ल्यूमेन में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, वॉट पर ल्यूमेन में। वॉट का क्या मतलब है कि जो पावर कंजप्शन हो रहा है टू इट्स एवरेज कैंडल पावर। तो हमेशा ध्यान रखना है वॉट पर ल्यूमेन जो है वो स्पेसिफिक कंजप्शन की यूनिट होती है। स्पेसिफिक कंजप्शन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इनपुट टू इट्स एवरेज कैंडल पावर। क्लियर है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि स्पेसिफिक कंजप्शन क्या होता है। लैंप एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो लैंप एफिशिएंसी नॉर्मली किस में दी जाती है, हमेशा ल्यूमेन पर वॉट में दी जाती है। कितना आप पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, ल्यूमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू द पावर इनपुट। रिडक्शन फैक्टर है, मेंटेनेंस फैक्टर है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं बेटा। रिडक्शन फैक्टर अगर हम बात करें तो MSCP अपॉन MHCP। तो ध्यान रखना है रिडक्शन फैक्टर हमेशा क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, MSCP अपॉन MHCP होता है। तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन फैक्टर। MSCP क्या है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर है। MHCP क्या है, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बेटा। ये फैक्टर हैं, ये यूनिटलेस क्वांटिटी हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द टेम्परेचर डिपेंडेंट ससेप्टिबिलिटी इन पैरामैग्नेटिक मटीरियल। इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक मटीरियल में टेम्परेचर डिपेंडेंट ससेप्टिबिलिटी बताता है। तो आंसर क्या है, आंसर है टेम्परेचर डिपेंडेंट ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो ये बताता है आपके पैरामैग्नेटिक मटीरियल में क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ ये कहता है कि जो हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम दैट इज इक्वल्स टू C अपॉन टी। काई एम इज इक्वल्स टू C अपॉन टी होता है। ये हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटती जाएगी, कुछ इस तरीके का। तो नॉर्मली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हमेशा क्यूरी लॉ के हिसाब से दी जाती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटती जाती है। तो ये क्या है, ये नॉर्मली आपका क्या है, क्यूरी लॉ। लेकिन अगर बात करें इन डायामैग्नेटिक तो बेटा डायामैग्नेटिक मटेरियल में अगर देखा जाए, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए तो हमेशा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर।
मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। अगर हम बात करें इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी काइम इज इक्वल्स टू सी अपॉन टी माइनस थीटा होती है। ये किसके द्वारा दी जाती है? ये दी जाती है क्यूरी-वेस लॉ के द्वारा। किसके द्वारा? क्यूरी-वेस लॉ के द्वारा। अगर देखा जाए यहाँ पर तो नॉर्मली ये आपका थीटा है, इसी को हम बोलते हैं ये क्यूरी टेम्परेचर। थीटा क्या है? दिस इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर। तो ये बेटा ध्यान रखना है कि थीटा क्या है? थीटा इज क्यूरी टेम्परेचर है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो इससे पहले ये क्या रहेगा? इससे पहले तो इट रिमेन्स फेरोमैग्नेटिक, बट आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो हमेशा ध्यान रखना है क्यूरी-वेस लॉ क्या कहता है कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो बिफोर क्यूरी टेम्परेचर इट रिमेन्स फेरोमैग्नेटिक, बट अगर टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है। तो अगर कोई भी बोले कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर पैरामैग्नेटिक हो गया, इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया। तो व्हेन टेम्परेचर टी इज़ ग्रेटर देन थीटा देन उस समय मटेरियल कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। उसके पहले कैसा रहेगा? फेरो रहेगा। तो ध्यान रखना है क्यूरी टेम्परेचर के पहले कैसा है? फेरो है, बट उसके बाद अगर देखें तो क्या हो जाएगा? पैरा। तो क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके एबव कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग आपका क्यूरी टेम्परेचर होता है, जिस पे उसके ऊपर अगर आप जाते हो तो उसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक हो जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कई बार पूछता है कि किसका रेशियो है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ध्यान रखना है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ m बाई एच। तो कहीं कहीं पे आपका m इज इक्वल्स टू सी बाई टी इंटू एच भी दिया होगा। यही क्या है? यही आपका क्यूरी लॉ है, या काइम बराबर कितना? सी बाई टी। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों आपके क्या हैं? क्यूरी लॉ हैं। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ क्वाइल। एक क्वाइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन आई। लैम्डा क्या है? फ्लक्स लिंकेज है। आई क्या है? करंट है। तो फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन द कंडक्टर एंड फ्लक्स। तो एन इंटू फाई अपॉन आई, यही हमारा क्या है? इंडक्टेंस। किस में मेजर होता है? इट इज़ मेजर्ड इन हेनरी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। और इंडक्टेंस का एक और फॉर्मूला है एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल। तो हमेशा ध्यान रखना ये आपका कोर है, इस कोर पे हमने क्या किया है? वाइंडिंग की है। तो नॉर्मली ये क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल। म्यू क्या है? परमिएबिलिटी है। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑन बाउंडेड ऑन द कोर। और एल क्या है? लेंथ ऑफ द कोर। तो ये चीज़ आपको बेटा ध्यान रखनी है। यही क्या कहलाएगा? यही आपका इंडक्टेंस कहलाता है। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को दो, इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स को 2 गुना करोगे तो इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एन फाई बाई आई। यहाँ पर लैम्डा क्या है? लैम्डा इज कॉल्ड एज फ्लक्स लिंकेज। एन क्या है? अगर नंबर ऑफ टर्न्स है। फाई क्या है? फ्लक्स है। आई क्या है? करंट है। क्लियर? कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। अगला आते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज़ द बैंडविड्थ ऑफ एन ऑसिलोस्कोप स्पेसिफाइड। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एनएचपीसी के गलत दिया है यार। यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो सही हो। आंसर अगर देखा जाए कि बैंडविड्थ और राइज टाइम में जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन राइज टाइम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी आर से, एंड बैंडविथ जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी डब्ल्यू से, कितना होता है इन ऑसिलोस्कोप। तो ऑसिलोस्कोप में अगर देखा जाए कि टी आर बराबर होता है 0.35 अपॉन बैंडविथ। तो अगर हम बैंडविथ की बात करें तो 0.35 अपॉन टी आर, और 1 अपॉन टी आर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो इसको लिख सकते हैं 0.35 इंटू एफ आर, ये आपका बैंडविथ हो जाएगा। तो एक्चुअली बैंडविथ क्या होता है यार? एक्चुअली अगर हम बात करें तो हमारा जो बैंडविथ होता है वो 0.35 इंटू एफ आर, मतलब बैंडविथ जो है फ्रीक्वेंसी इंटू यहाँ पर 0.35 होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में गलत आया हुआ था।
क्लियर है? तो कोई भी यहाँ पर डाउट बेटा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो ऑप्शन के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, बट ये ध्यान रखना है ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या हो गया, गलत आ गया। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मेंशन नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वाई आर अर्थिंग सिस्टम प्रोवाइडेड इन सब स्टेशंस, किसी भी सब स्टेशंस में हम अर्थिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो यार कि कोई भी लाइटनिंग वगैरह आए सब स्टेशन में, तो अर्थिंग हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लाइटनिंग जो है वो सडनली क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए। तो किसी भी सब स्टेशंस में आप देखोगे कि नीचे काउंटर पॉइज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सब स्टेशंस में अगर देखा जाए तो काउंटर पॉइज का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी लाइटनिंग डिस्चार्ज वगैरह आ रहे हैं ये सर्जेस क्या हों, डिवाइड हो जाएं, और डिवाइड होके उनको हम अर्थ रॉड वगैरह से ग्राउंड कर देते हैं। मतलब फाइनली वो सडनली क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर अर्थिंग सिस्टम की बात करें तो अर्थिंग सिस्टम किस लिए यूज़ होता है, ताकि हम एक डिस्चार्ज पाथ प्रोवाइड कर सकें फॉर द लाइटनिंग गैप्स। तो कोई भी लाइटनिंग सर्जेस आ रहे हैं, कोई भी आपके लाइटनिंग सर्जेस आ रहे हैं, लाइटनिंग सर्जेस आ रहे हैं, इन लाइटनिंग सर्जेस को क्या कर रहा है, एक डिस्चार्ज पाथ प्रोवाइड करने के लिए, डिस्चार्ज पाथ प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, अर्थिंग करनी होगी। तो ध्यान रखना है, अर्थिंग नॉर्मली किस लिए होती है, जैसे बहुत सारी बिल्डिंग होती हैं, तो लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, तो वहाँ पर आप देखोगे कि ऊपर आप क्या करते हो, उस पूरी बिल्डिंग की अर्थिंग करते हो, प्लेट अर्थिंग वगैरह। तो प्लेट अर्थिंग आपने नॉर्मली इसलिए किया, या उसकी जो है अर्थिंग आपने इसलिए किया ताकि कोई भी लाइटनिंग सर्जेस वगैरह आकर हों तो वो सडनली ग्राउंड में क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, आपका बिल्डिंग जो है वो टूटने से या गिरने से बच जाए। या किसी सब स्टेशंस वगैरह में आप देखोगे कि कोई भी लाइटनिंग सर्ज आए तो उससे हम क्या करते हैं, उसको डिस्चार्ज करने के लिए हमेशा अर्थिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू डिस्चार्ज, प्रोवाइड द डिस्चार्ज पाथ फॉर लाइटनिंग गैप्स। क्लियर है? कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सब स्टेशन में अर्थिंग क्यों करते हैं, ताकि कोई भी लाइटनिंग गैप्स वगैरह आए तो उसके लिए एक डिस्चार्ज पाथ ये प्रोवाइड कर दे। नेक्स्ट कह रहा है टू मेजर द एम्पलीट्यूड यूजिंग CRO वेयर द इनपुट वोल्टेज अप्लाइड। मतलब हमें CRO पर क्या करना है, एम्पलीट्यूड को मेज़र करना है। तो इनपुट वोल्टेज आप कहाँ अप्लाई करोगे, तो हमें एम्पलीट्यूड मेज़र करना है तो CRO को नॉर्मल मोड में ऑपरेट करना होगा। तो नॉर्मल मोड में अगर देखा जाए, जब भी CRO आपका ऑपरेट होगा तो हम हमेशा जो भी सिग्नल हमें क्या करना है, जिसका एम्पलीट्यूड मेज़र करना है, तो इस टेस्ट सिग्नल को हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमेशा इसको अप्लाई करते हैं ऑन वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। किससे अप्लाई करते हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से अप्लाई करते हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि नॉर्मली यहाँ पर हम वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स से अप्लाई करते हैं इनपुट टेस्ट सिग्नल को, जिसका हमें एम्पलीट्यूड क्या करना है, मेज़र करना है। और हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वेवफॉर्म जनरेटर है उसके आउटपुट को कनेक्ट कर देते हैं। दिस द आउटपुट ऑफ फंक्शन जनरेटर, फंक्शन जनरेटर। तो फंक्शन जनरेटर के आउटपुट को यहाँ हमने किससे कनेक्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से। और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से हम किसका कनेक्शन करते हैं, हम यहाँ पर टेस्ट सिग्नल को कनेक्ट कर देते हैं। तो फाइनली हमें क्या मिलता है, हमें फाइनली स्क्रीन पर सेम पैटर्न जनरेट होके मिल जाता है। सपोज़ अगर यहाँ पर साइनोसॉइडल सिग्नल आप अप्लाई करोगे तो यहाँ भी कैसा सिग्नल आपको मिलेगा, साइनोसॉइडल सिग्नल मिल जाता है, जहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर सकते हैं। और जब भी अगर एम्पलीट्यूड मेज़र करना है, तो जैसे पीक टू पीक वोल्टेज मेज़र करना है, तो आपको ये देखना होगा कि आपका वाई डिवीज़न, जो वाई स्केल क्या है, और उसके साथ साथ नंबर ऑफ़ डिविजन्स फ्रॉम पॉजिटिव पीक टू नेगेटिव पीक आपको देखना होता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको टाइम पीरियड मेज़र करना है या फ्रीक्वेंसी मेज़र करनी है तो टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्केल देखना होगा, इनटू आपको ये देखना होगा कि एक साइकिल में वो कितने डिवीजन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो और फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली हम CRO को जब नॉर्मल मोड में ऑपरेट करते हैं तभी हम इसके एम्पलीट्यूड वगैरह को मेज़र करते हैं। और उस समय अगर देखा जाए तो इनपुट वोल्टेज जो है वो हमेशा किस पे अप्लाई करोगे, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे अप्लाई करोगे। किस पे अप्लाई करोगे बेटा, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे। क्लियर है? नेक्स्ट
अगला बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट टू मेजर द फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी नॉर्मली बी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा कितना होता है 5/A। अगर इसकी यूनिट देखा जाए तो यूनिट किस में होती है, इसकी यूनिट हम हमेशा वेबर पर मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को हम कितना कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। और ध्यान रखना एक टेस्ला किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो एक टेस्ला हमेशा 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर टेस्ला हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन इनपुट टू द स्मॉल चेंज इन आउटपुट। मतलब इनपुट में चेंज और आउटपुट में चेंज का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट की, तो इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट क्या होता है यार। तो जो नॉर्मली आप देखो जब कि जो फ्यूल कॉस्ट होती है वो फ्यूल कॉस्ट क्या है, किसी भी आप पावर प्लांट में जाओ तो उस पावर प्लांट में जनरेटर पे आप इनपुट क्या करते हो, नॉर्मली उसके लिए आप फ्यूल अप्लाई कर रहे हो। नॉर्मली कोल क्या है, अगर आप थर्मल पावर प्लांट में जाओ तो फ्यूल क्या है, कोल है। तो कोल के लिए कोल की जो कॉस्ट होगी वही क्या कहलाएगी, फ्यूल कॉस्ट कहलाएगी। तो इनपुट आप क्या देते हो, इनपुट कोल ही तो दे रहे हो यार। तो इनपुट क्या है, फ्यूल कॉस्ट हो गई। और आउटपुट क्या मिल रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है पावर, जो पावर आप जनरेट कर पा रहे हो। तो जो भी आपका फ्यूल कॉस्ट में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन पावर, तो ये फ्यूल कॉस्ट क्या है, दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन इनपुट। ये क्या है, चेंज इन इनपुट है। तो चेंज इन इनपुट, तो एफ क्या है, एफ आपका इनपुट है। और ये क्या है, पी क्या है, पी नॉर्मली ये आपका आउटपुट है। तो यहाँ पर चेंज इन इनपुट टू द चेंज इन आउटपुट क्या है, dF/dP। और यही क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो ध्यान रखना है कि इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट किसके बराबर होता है, dF/dP के बराबर होता है। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन इनपुट टू द चेंज इन आउटपुट। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। और नॉर्मली किसी भी सिस्टम में जब आप इकोनॉमिक लोड डिस्पैच वगैरह पढ़ते हो तो ये इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आंसर क्या है, इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट। ये नॉर्मली किस में मेज़र होता है, ये मेज़र होता है रुपीज़ पर मेगावाट आवर में। तो ध्यान रखना है, इसको किस में मेज़र करते हैं, रुपीज़ पर मेगावाट आवर में। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है बेटा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी या हाउ कैन द पावर फैक्टर ऑफ अ सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर बी वेरीड। किसी भी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का पावर हमें क्या करना है, वेरी करना है। पावर फैक्टर क्या वेरी करना है, पावर फैक्टर। तो किस तरह से वेरी करेंगे। तो अगर हम बात करें कि इन सिंक्रोनस मोटर, किसी भी सिंक्रोनस मोटर में अगर देखा जाए तो रिएक्टिव पावर कितना होता है, रिएक्टिव पावर इनपुट जो होता है वो V/एक्सेस V-EF कॉस डेल्टा है। तो अगर हम एक्साइटेशन को वेरी करेंगे तो बाई वेरिंग एक्साइटेशन या फील्ड एक्साइटेशन हम क्या कर सकते हैं, हम इसको नॉर्मली एक्साइटेड कर सकते हैं। कैसा करेंगे, नॉर्मली एक्साइटेड। हम इसको ओवर एक्साइट कर सकते हैं, ओवर एक्साइटेड, या हम इसको कर सकते हैं अंडर एक्साइटेड। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप या तो इसको नॉर्मली एक्साइट कर सकते हैं, ओवर एक्साइट कर सकते हैं, या अंडर एक्साइट कर सकते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर को वी कैन इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर हम पावर फैक्टर को वैरी कर सकते हैं। किस तरह से, बाई वैरिंग इट्स एक्साइटेशन। अगर आप एक्साइटेशन ज़्यादा करोगे तो ये ओवर एक्साइटेड हो जाएगा, कम करोगे तो अंडर एक्साइटेड हो जाएगा। अगर नॉर्मल रखते हो तो ये नॉर्मली एक्साइटेड कहलाएगा। नॉर्मली एक्साइटेड है तो यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा, ओवर एक्साइटेड है तो हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पे क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, और हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटर की तरह। इसीलिए कहते हैं ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज एक्टिंग एज अ कैपेसिटर एंड ऑपरेट्स एट लीडिंग पावर फैक्टर। अंडर एक्साइटेड है तो हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा और किसकी तरह वर्क कर रहा है, वर्क्स एज एन इंडक्टर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका पावर फैक्टर लीडिंग हो रहा है, लैगिंग हो रहा है, यूनिटी पावर हो रहा है। तो इसके पावर फैक्टर को आप वेरी कर पा रहे हो किसके द्वारा, बाई वेरिंग इट्स एक्साइटेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाई वेरिंग रोटर फील्ड एक्साइटेशन। नेक्स्ट, अगला अगर हम बात करें कि हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं यार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि FET में कितने टर्मिनल्स होते हैं भाई, 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं,
तीन टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से? पहला जिसको हम बोलते हैं ड्रेन, दूसरा बोलते हैं सोर्स, और एक टर्मिनल क्या है? गेट। तो नॉर्मली गेट, ड्रेन, सोर्स, इसको डी से, इसको एस से, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है? तीन टर्मिनल हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं यार। नॉर्मली कभी कभी होता है कि बॉडी टर्मिनल को एज अ फोर्थ टर्मिनल यूज़ करते हैं, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 टर्मिनल्स ही होते हैं आपके फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट डेप्रीशिएशन चार्ज, कौन सा मेथड ऐसा है जिसका इस्तेमाल हम डेप्रीशिएशन चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं? तो हमेशा अगर डेप्रीशिएशन चार्ज का कैलकुलेशन करना है तो कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड टू कैलकुलेट डेप्रीशिएशन चार्ज। दूसरा अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं एन्यूटी मेथड, इससे भी हम डेप्रीशिएशन चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा अगर बेटा देखा जाए तो सिंकिंग फंड मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, इससे भी डेप्रीशिएशन चार्ज को कैलकुलेट किया जा सकता है। चौथा प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ये सारे के सारे मेथड आप देखोगे तो डेप्रीशिएशन चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। पांचवा अगर देखें तो इसको रिटन डाउन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटन डाउन मेथड। तो ये 5 मेथड है जिससे हम डेप्रीशिएशन चार्जेस को क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखें स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो इन स्ट्रेट लाइन मेथड अगर हम यहाँ पर देखा जाए कि फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करें तो डेप्रीशिएशन क्या हो जाता है? अगर हम बात करें कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रीशिएशन होता है दैट इज़ इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट का जो हमारा कॉस्ट है माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो ध्यान रखना यही आपका क्या है? डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला है। तो डेप्रीशिएशन बराबर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेप्रीशिएशन चार्ज को मेथड को मेज़र करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए कितने मेथड्स हैं? तो 5 मेथड हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, एन्यूटी मेथड, एन्यूटी ANNUITY, सिंकिंग फंड मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड और रिटन डाउन मेथड। नेक्स्ट, अगला अगर हम बात करें कि व्हाट डज अ वर्टिकल एम्पलीफायर प्रोवाइड्स टू एन ऑसिलोस्कोप, कोई भी ऑसिलोस्कोप के लिए वर्टिकल एम्पलीफायर क्या प्रोवाइड करता है? तो कभी भी अगर ध्यान दें कि ऑसिलोस्कोप के लिए वर्टिकल एम्पलीफायर नॉर्मली उसकी बैंडविड्थ और सेंसिटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये हमेशा हाई बैंडविड्थ और हाई सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है। तो वर्टिकल एम्पलीफायर क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स हाई बैंडविड्थ as well as हाई सेंसिटिविटी। तो हाई सेंसिटिविटी और हाई बैंडविड्थ क्या करता है? प्रोवाइड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्या कह रहा है कि हाउ मच पावर डज अ परफेक्ट इंडक्टर डिसिपेट। परफेक्ट इंडक्टर की बात कर रहा है बेटा, और परफेक्ट इंडक्टर का मतलब क्या है? प्योर इंडक्टर। और अगर हम बात करें प्योर इंडक्टर के केस में हमेशा क्या होता है कि करंट जो है वो वोल्टेज से क्या करती है? लैग करती है। कितना लैग करती है? 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर फेज एंगल कितना हो गया? 90। तो अगर हम एक्टिव पावर की बात करें तो एवरेज एक्टिव पावर हमारा कितना होता है? VI cos फाई होता है। तो यहाँ पर VI और ये cos क्या हो जाएगा? 90, मतलब ये कितना हो जाएगा? 0। तो कितना पावर डिसिपेशन होता है यार? पावर डिसिपेशन अगर ध्यान दे कि प्योर इंडक्टर में क्या होगा? 0। मतलब प्योर इंडक्टर कोई भी एक्टिव पावर कंज्यूम नहीं करता है, ये केवल और केवल क्या कंज्यूम करता है? रिएक्टिव पावर। तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्योर इंडक्टर क्या कंज्यूम करता है? रिएक्टिव पावर। ये कोई भी एक्टिव पावर कंज्यूम नहीं करेगा, और एक्टिव पावर ही हमेशा क्या होती है? कंज्यूम्ड होती है, जबकि रिएक्टिव पावर हमेशा क्या रहती है? कंजर्व रहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्योर इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम एनी एक्टिव पावर। तो 0 हो जाएगा। तो पी एवरेज क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगला कह रहा है यार यहाँ पे कि व्हाट डज द शेप ऑफ लेसाजस फिगर डिपेंड्स ऑन।
कोई भी लिसाजस पैटर्न वगैरह है, तो जब आप सीआरओ को केस में ऑपरेट करते हो डुअल मोड में, तो डुअल मोड में अगर सीआरओ को ऑपरेट कर रहे हो तो नॉर्मली एक लिसाजस पैटर्न जनरेट होता है। ये आपका लिसाजस पैटर्न इलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो ये लिसाजस पैटर्न अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए कि ये लिसाजस पैटर्न जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इनका शेप, तो पहला इनके फेज एंगल पे डिपेंड करेगा, फेज एंगल पे डिपेंड करेगा। दूसरा इनके एम्पलीट्यूड एंड रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव्स। नॉर्मली क्या होता है कि आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड के और जिसमें कुछ ना कुछ फेज डिस्प्लेसमेंट होता है साइनोसॉइडल सिग्नल अप्लाई करते हो। तो जब भी आप दोनों प्लेट पर साइनोसॉइडल सिग्नल जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो जबकि फ्रीक्वेंसी क्या हो, अलग अलग हो, आप अप्लाई करोगे तो हमेशा एक लिसाजस पैटर्न जनरेट होगा। इलिप्स है तो जो फाई है वो फाई क्या होगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 है। यहाँ पे फाई क्या हो गई, 90 हो गई। यहाँ पे अगर फाई देखें तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिसाजस पैटर्न का जो शेप है वो अलग अलग फेज एंगल के लिए अलग अलग हो रहा है। तो फेज एंगल पे डिपेंड करेगा। इनका FY/FX का रेशियो भी क्या होगा, अलग होगा। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इनके एम्पलीट्यूड भी अलग होंगे। तो यहाँ पर डिपेंड ये करेगा कि लिसाजस पैटर्न नॉर्मली इनका शेप जो है वो फेज एंगल, एम्पलीट्यूड एंड रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव्स पे डिपेंड करता है। अगला अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर कि इन RLC सर्किट में वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस एट रेजोनेंस पे क्या होगा इम्पिडेंस। तो हमेशा रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है। सीरीज RLC सर्किट की अगर हम बात करें बेटा कि सीरीज RLC सर्किट है तो इसका अगर हम सिंपल सा बात करें कि इम्पिडेंस कितना होता है, R+J XL माइनस XC। और रेजोनेंस कंडीशन पे हमेशा जो इमेजिनरी टर्म होता है वो क्या हो जाता है, 0। किस पे, एट रेजोनेंस। तो जब भी 0 हो जाएगा तो Z बराबर कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि रेजोनेंस कंडीशन पे जो इम्पिडेंस होते हैं वो हमेशा प्योर रजिस्टिव हो जाता है, R हो जाता है। तो Z किसके बराबर हो जाएगा, R ओम के बराबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाउ आर 3 phases कनेक्टेड इन अ डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में 3 फेजेस कैसे कनेक्टेड होंगे। सपोज ये आपका फेज A है, ये आपका फेज B है और ये आपका फेज C है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ZA है, ZB है और ZC है, तो ये नॉर्मली आपने क्या किया, इसको हमने क्या किया, एक लूप में फॉर्मेशन, ये क्या बन गया, एक लूप का फॉर्मेशन हो गया। तो नॉर्मली जो डेल्टा कनेक्टेड लोड होते हैं हमेशा, या फेजेस होते हैं डेल्टा कनेक्शन में, वो हमेशा एक लूप में होते हैं। तो आंसर क्या हो गया, इन अ लूप। अगर स्टार कनेक्शन में देखा जाए तो स्टार कनेक्शन में हम इन सारे फेजेस को क्या करेंगे, एक सेंट्रल पॉइंट पर शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो ये सारे फेजेस को हमने एक ही पॉइंट पे क्या कर दिया, एक ही पॉइंट पर सारे फेजेस को शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये हमने एक ही पॉइंट पर शॉर्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये कनेक्शन बन गया स्टार कनेक्शन। बट लूप का फॉर्मेशन किस में होगा, डेल्टा कनेक्शन में। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी इन अ लूप। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी जा रहा है इसलिए बेटा थोड़ा सा और जल्दबाजी मैं कर रहा हूँ। हालांकि आपको अच्छे से इसको समझना है और मैं सारी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें सारा का सारा कवर करते हुए चल रहा हूँ। रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है जिसपे सर्किट का बिहेवियर प्योरली रजिस्टिव हो जाता है। रेजोनेंस की कंडीशन पे इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है, सर्किट में केवल रजिस्टिव पार्ट हो जाता है। रेजोनेंस अगर देखा जाए तो रेजोनेंस इज़ अ म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, या रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें इंडक्टर अपनी एनर्जी कैपेसिटर को देता है और कैपेसिटर अपनी एनर्जी इंडक्टर को देता है। ये म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ही क्या कहलाती है, रेजोनेंस कहलाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेजोनेंस में आपको पता होनी चाहिए। सीरीज रेजोनेंस है तो रेजोनेंस कंडीशन पे इंपेडेंस आपका R के बराबर हो जाएगा और ये वैल्यू मिनिमम होती है। करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। पैरेलल में इसका अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट 39 अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि एस्टिमेट्स आर मिड प्रोजेक्ट and involve choosing between several option when the end product is not completely defined। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे होते हैं और वहाँ पर कोई भी एंड प्रोडक्ट जो है वो अभी कम्प्लीटली डिफाइंड नहीं है, मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट अभी कोई भी डिफाइंड है ही नहीं। तो
उस समय आप कोई एस्टिमेशन करते हैं, उस एस्टिमेशन को आप क्या बोलते हो? आंसर है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। इसको क्या बोला जाता है? प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। ये नॉर्मली एक रफ कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इनिशियली अगर देखा जाए तो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू या किसी भी मेजरमेंट जो है या किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास कोई सफिशिएंट डेटा नहीं होता है कि हम उसके बारे में सारी चीज़ें बता पाएँ, या हम नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारे पास इनकम्प्लीट डेटा या लिमिटेड डेटा होने के कारण हम उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि एनएचपीसी जेई का रिजल्ट आया या आंसर की रिलीज़ हुई, अब अगर मेरे से ये पूछा जाए कि सर कट ऑफ कितना होगा, तो अगर मैं यहाँ पर अभी प्रिलिमिनरी बताऊँ कि कट ऑफ यार 150 तक जाएगी या इसके ऊपर होने वाली है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए इनिशियली मेरे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है, लिमिटेड डेटा है मेरे पास, अगर देखा जाए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ? अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूँ अपने कट ऑफ का कि कट ऑफ इतना जा सकता है। तो ये क्या है? एक रफ कैलकुलेशन है, और इसी रफ कैलकुलेशन को हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। क्या बोला जाता है इसको? प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्या होता है? इट इज़ एन इनिशियल approximation of a particular किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है, और इट इज़ अ मेजरमेंट based on incomplete और लिमिटेड डेटा। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? एक रफ कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है। तो कभी भी अगर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट की बात करें तो हमें उस प्रोडक्ट के बारे में, फाइनल प्रोडक्ट के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसलिए जो एस्टिमेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो या जो एस्टिमेशन आप बता रहे हो ऑन द सेवरल पॉइंट्स और लिमिटेड डेटा, वो हमेशा प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन कहलाता है, डेफिनेटिव एस्टिमेट नहीं कहलाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, कट ऑफ किसी भी एनएचपीसी जेई में जो है कितनी जाएगी, अगर 2-4 स्टूडेंट से पूछ के आप इनिशियली क्या कर रहे हो, एक रफ आइडिया दे रहे हो, तो ये आपका प्रिलिमिनरी एस्टिमेट कहलाएगा, और ये कभी भी एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ एन अल्टरनेटर ऑन लोड। ऑन लोड जो अल्टरनेटर है उसमें सिंक्रोनस रिएक्टेंस कितना होगा? तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस को एक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हमेशा XA प्लस XAL। तो ध्यान रखना ये हमेशा क्या होता है? इट इज़ अ वेक्टर सम ऑफ फिक्सिशियस रिएक्टेंस बाय द आर्मेचर, एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होता है, हमेशा ये आपके सिंक्रोनस रिएक्टेंस है। सिंक्रोनस रिएक्टेंस किसके बराबर होता है? एक्सेस बराबर XA प्लस XAL। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वेक्टर सम होता है किसका? फिक्सिशियस रिएक्टेंस और आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस का। तो वेक्टर सम होगा, तो यहाँ पे आंसर 4 करेक्ट होगा। आंसर 4 क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन 40 को चैलेंज कर सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 आप यहाँ पर पर्टिकुलर, ये क्वेश्चन है सिंक्रोनस रिएक्टेंस का, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। यहाँ पे आंसर की में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं होगा, ये वेक्टर सम होगा फिक्सिशियस रिएक्टेंस और आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस का। तो 40 आंसर एनएचपीसी जेई द्वारा रिस्पॉन्स की में गलत दिया गया है। अगला देखते हैं, व्हाट आर द, इसमें डीपी और नागराज एंड डीपी कोठारी की जो बुक है सिंक्रोनस मशीन की, या पीएस भीमरा, यहाँ पे रेफरेंस बुक की तरह लेके आप इसको देख सकते हो, आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। व्हाट आर द कंडक्टर विच कनेक्ट सब स्टेशन टू कंज्यूमर पोर्ट। कौन से ऐसे कंडक्टर हैं या इन कंडक्टर्स को क्या कहते हैं जो सब स्टेशन से कंज्यूमर पोर्ट में कनेक्ट करते हैं? तो फीडर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सर्विस मेन है या सब मेन है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आंसर में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी आई है यार। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये एक चीज़ आप समझिए कि ये है आपका सब स्टेशन,
इस पर्टिकुलर सब स्टेशन से किसी पर्टिकुलर एरिया में आप जो पावर ट्रांसमिट करते हो वो किसकी मदद से करते हो, फीडर की मदद से। तो ये लाइन क्या कहलाती है, ये लाइन कहलाती है फीडर। तो फीडर क्या है एक्चुअली, ये हमेशा सब स्टेशन से किसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे पावर फीड करती है, तो इसको हम बोलते हैं फीडर। फीडर में कोई भी टैपिंग्स नहीं होती है, और नॉर्मली अगर देखा जाए, इसलिए जब भी हम फीडर की डिज़ाइन देखेंगे तो फीडर डिज़ाइन में हम किसको कंसीडर करते हैं, हमेशा उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी को, हमेशा उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी को, और फीडर में कभी भी कोई भी टैपिंग्स नहीं होगी। लेकिन अब ये आपको कहाँ आ गया, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे आ गया, यही आपका है मेन डिस्ट्रीब्यूशन, मेन डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो नॉर्मली अगर हम बात करें अब कि इस डिस्ट्रीब्यूटर से आप देखेंगे अलग अलग घरों में H1 है, H2 है, तो अलग अलग ये लाइन, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। बट अगर हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे टैपिंग्स ले रहे हैं, और ये टैपिंग्स आप किसके थ्रू ले रहे हो, सर्विस मेंस के थ्रू, तो ये कहलाएगा आपका सर्विस मेंस। तो सर्विस मेंस क्या है, सर्विस मेंस एक केबल होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर प्रीमिसेस को कनेक्ट करती है। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर प्रीमिसेस को कनेक्ट करने के लिए जो केबल का इस्तेमाल करते हैं उसको हम सर्विस मेंस कहते हैं। तो सर्विस मेंस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर प्रेमिसेस या एनर्जी मीटर के पास तक जो वायर कनेक्ट करेंगे वो सर्विस मेंस कहलाएगा। और फीडर क्या होता है, नॉर्मली ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर, फीडर क्या होता है, ये हमेशा सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट करता है फीडर। फीडर पे कोई भी टैपिंग्स नहीं होती है, यहाँ पर हम करंट कैरिंग कैपेसिटी से फीडर की डिज़ाइन करते हैं। जबकि अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर में करंट जो है वो सेम नहीं है बेटा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टैपिंग्स कर रहे हैं, मतलब लोड की टैपिंग्स कर लेते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर हम वोल्टेज ड्रॉप एक मेन कंसीडरेशन होगा फॉर डिज़ाइनिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटर की डिज़ाइन का जो मेन कंसीडरेशन होता है वो क्या होता है, दैट इज़ वोल्टेज ड्रॉप। तो ये ध्यान रखना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटर डिज़ाइन के लिए वोल्टेज ड्रॉप, फीडर डिज़ाइन के लिए करंट कैरिंग कैपेसिटी। फीडर में कोई भी टैपिंग्स नहीं होती है, डिस्ट्रीब्यूटर में टैपिंग्स होती है। सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक जो पावर ट्रांसफ़र हो रहा है कंडक्टर के द्वारा वो फीडर कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटर से जो हाउस में जा रहा है या कंज्यूमर प्रेमिसेस की तरफ जा रहा है वो सर्विस मेंस कहलाता है। और अगर हम बात करें कि नॉर्मली यहाँ पर तीनों चीज़ हमने डिस्कस कर लिया, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेंस, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है सब स्टेशन से कंज्यूमर पोर्ट, मतलब इस सब स्टेशन से कहाँ पे, कंज्यूमर पोर्ट के लिए, मतलब ये कंप्लीट अगर बात करें कि सब स्टेशन से कंज्यूमर पोर्ट के लिए, तो यहाँ पर ये सब मेन बोला जा रहा है। हालांकि ये आंसर एम्बिग्यूटी में है, इसको हम सब मेन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं पता नहीं। मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे सब मेन नहीं होना चाहिए, बिकॉज सब मेन एक्चुअली होता क्या है, अगर हम बात करें सब मेन क्या है, सब मेन अगर हम बात करें तो ये एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट है। इट इज़ अ secondary, it is a secondary distribution circuit। सब मेन क्या है, एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट है विच ओरिजिनेट्स पैनल एंड कैरी इलेक्ट्रिकल पावर टू द स्पेसिफिक एरिया, विच कैरी इलेक्ट्रिकल पावर टू स्पेसिफिक एरिया। तो ध्यान रखना है, नॉर्मली सब मेन क्या है, एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करता है, कैरी करता है एक स्पेसिफिक एरिया में या जोन में। तो हमेशा ध्यान रखना है ये सब मेन कहलाता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली सब स्टेशन से कंज्यूमर पोर्ट तक कनेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर एम्बिग्यूटी हो गई है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी क्लेम किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैं नहीं बोलूँगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये कोई भी ऑप्शन मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लाइन शाफ्ट ड्राइव। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि कौन सा इसमें से ड्राइव लाइन शाफ्ट ड्राइव कहलाता है, तो लाइन शाफ्ट ड्राइव अगर देखा जाए तो नॉर्मली ग्रुप ड्राइव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं यार, ग्रुप ड्राइव को। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ग्रुप ड्राइव। ग्रुप ड्राइव को ही हम बोलते हैं लाइन शाफ्ट ड्राइव। तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लिखना है, क्या याद रखना है, ग्रुप ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज
लाइन शाफ्ट ड्राइव। रीज़न क्या है कि इसको हम लाइन शाफ्ट ड्राइव बोलते हैं? बिकॉज नॉर्मली अगर देखा जाए कि ग्रुप ड्राइव को हम लाइन शाफ्ट ड्राइव इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक लार्ज साइज ऑफ मोटर क्या कर रहा है कि बाकी एक कॉमन शाफ्ट को ड्राइव कर रहा है जिसमें बहुत सारी मशीन्स क्या हैं, कनेक्टेड हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो ग्रुप ड्राइव होता है उसमें एक लार्ज मोटर होता है जिसको हम मेन मोटर कहते हैं, और इस लार्ज साइज ऑफ मोटर के थ्रू ही हम क्या करते हैं, कॉमन शाफ्ट को ड्राइव करते हैं, जहाँ पे सारी मशीनें आपकी क्या हो रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं। इसलिए इसको हम ग्रुप ड्राइव कहते हैं या लाइन शाफ्ट ड्राइव कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको हम लाइन शाफ्ट ड्राइव क्यों कहते हैं? बिकॉज लार्ज साइज ऑफ मोटर ड्राइव्स अ कॉमन शाफ्ट। तो एक लार्ज साइज ऑफ मोटर क्या कर रहा है, एक कॉमन शाफ्ट को ड्राइव करता है, इसलिए इसको हम ग्रुप ड्राइव बोलते हैं या लाइन शाफ्ट ड्राइव भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट क्यूरी टेम्परेचर। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा हाईएस्ट क्यूरी टेम्परेचर है? आयरन है, कोबाल्ट है, मैग्नाइट है, निकिल है। तो बेटा यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोबाल्ट का सबसे हाईएस्ट क्यूरी टेम्परेचर होता है। तो कोबाल्ट को अगर हम देखें तो नॉर्मली 1388 केल्विन इसका क्यूरी टेम्परेचर होगा। आयरन के केस में अगर देखा जाए तो क्यूरी टेम्परेचर 1043 केल्विन होता है। निकिल के लिए अगर देखें क्यूरी टेम्परेचर कितना है बेटा, तो 627 केल्विन निकिल के लिए क्यूरी टेम्परेचर है। तो सबसे हाईएस्ट किसके लिए होगा? कोबाल्ट के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका कोबाल्ट हो जाएगा। आयरन नहीं होगा, मैग्नाइट नहीं होगा, निकिल नहीं होगा। रीज़न क्या है? नॉर्मली निकिल का कितना हो गया? निकिल का हो गया 627, आयरन का हो गया 1043। अब अगर बात करें मैग्नाइट, तो पहले ये समझना होगा कि मैग्नाइट है क्या। अगर हम बात करें मैग्नाइट की तो बेसिकली मैग्नाइट एक मैग्नीज का ओर है, अयस्क है। तो इट इज़ द ओर्स ऑफ मैग्नीज। किसका है? मैग्नीज का क्या है? एक अयस्क होता है। तो मैग्नाइट अगर कोई भी पूछे कि है क्या एक्चुअली, तो आप बोलोगे मैग्नाइट इज़ अ ओर ऑफ मैग्नीज। उसके साथ साथ अगर मैग्नीज की ओर की बात करें तो मैग्नाइट हो सकता है जिसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो Mn2O3 होता है इंटू 2H2O होता है। तो ये बेसिकली क्या है बेटा? मैग्नाइट है। और उसके साथ साथ अगर देखें तो पायरोल्यूसाइड भी है। क्या है? पायरोल्यूसाइड, या जिसको हम बोल सकते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 भी बोला जाता है, यही आपका पायरोल्यूसाइड है। ये भी क्या है? ओर है मैग्नीज का। तो मैग्नीज के ओर क्या है? मैग्नीज के ओर आपके मैग्नाइट हो सकते हैं, पायरोल्यूसाइड हो सकता है, MnO2 हो सकता है। ये मैग्नीज के ओर हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कुछ और भी हैं आयरन के। तो ओर्स ऑफ आयरन की बात करें तो ओर्स ऑफ आयरन क्या हो सकता है बेटा? यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओर्स ऑफ आयरन जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट, क्या बोला जाता है? मैग्नेटाइट। तो अगर हम मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट क्या होता है? ओर्स ऑफ आयरन होता है। कोबाल्ट का अगर ओर्स बोलें तो ओर्स ऑफ कोबाल्ट का ओर्स अगर देखें तो इसमें लाइट होता है। क्या है? इसमें लाइट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आयरन का ओर्स क्या है? मैग्नेटाइट। कोबाल्ट का ओर क्या है? एस क्या है? इसमें लाइट। और मैग्नाइट क्या है? मैग्नीज का ओर्स है। तो सबसे हाईएस्ट अगर देखा जाए क्यूरी टेम्परेचर किसका होता है? कोबाल्ट का होता है। तो आयरन, निकिल, कोबाल्ट कौन से मैग्नेटिक मटेरियल हैं? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल हीटिंग। यहाँ पर बात कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल हीटिंग की। तो बेटा इलेक्ट्रिकल हीटिंग की अगर हम जब भी बात करें तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग दो तरीके की होती है। दो तरीके की इलेक्ट्रिकल हीटिंग होती है। एक होती है पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। कौन सी हीटिंग है? पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। पहली तो हो गई यार पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं। और दूसरी अगर देखा जाए तो ये पहली पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, दूसरी क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग में बात करें तो इसमें आपके दो हो सकते हैं। पहला अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग। इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें आर्क हीटिंग होती है, ये भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो सकती है। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में इंडक्शन हीटिंग हो सकती है। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग। दूसरा अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं रेडिएंट या इंफ्रारेड
रेडिएंट और इंफ्रारेड हीटिंग। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा आपका हो सकता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, हालांकि ये कैपेसिटिव हीटिंग है, ये हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो इंडक्शन हीटिंग हो सकती है या रेडिएंट और इंफ्रारेड हीटिंग है। तो ये आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो। आर्क हीटिंग क्या है? पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग है। डायरेक्ट आर्क हीटिंग पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग इज ऑल्सो अ पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, बट इंफ्रारेड हीटिंग या रेडिएंट हीटिंग क्या है? इट इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। कहाँ पे यूज़ करते हैं इंफ्रारेड हीटिंग का इस्तेमाल? नॉर्मली जब भी क्योर पेन, नॉर्मली अगर देखा जाए तो बोन जॉइंट्स वगैरह को का क्योर करना है तो उसकी हीटिंग के लिए, उसके क्योर के लिए हमेशा उसकी हीटिंग करते हैं, तो वो हम इंफ्रारेड हीटिंग से ही करते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड नॉर्मली स्किन के लिए कभी भी डेंजरस नहीं होती हैं। नेक्स्ट, अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि इफ़ द इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज, किसी भी सोलेनॉइड का इंडक्टेंस कितना है? 0.24 हेनरी। करंट कितना है यार? 2 एम्पियर है। तो कह रहा है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा? एनर्जी स्टोर्ड अगर हम कैलकुलेट करें दैट इज इक्वल्स टू हाफ LI²। तो 1/2 0.24 इंटू 2 दूना 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो 0.48 जूल आंसर हो जाएगा। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी? 0.48 जूल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है बेटा कि व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। किसी भी सिंक्रोनस मोटर का पावर रेटिंग कितना होता है? तो बेटा यहाँ पर जब भी हम पावर रेटिंग की बात करें तो ये मेरे ख्याल से कि डेटा डायरेक्टली क्या है कि इंटरनेट से दिया है और ये आपके डायरेक्टली क्वेश्चन भी दे दिया गया है, बट आप इससे कंफ्यूज मत होना। नॉर्मली फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स भी होते हैं सिंक्रोनस मोटर, जिसका इस्तेमाल हम टाइमिंग सर्किट्स में कर सकते हैं या सिग्नलिंग वगैरह, क्लॉकिंग वगैरह के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सेवरल हॉर्स पावर या फ्रैक्शनल हॉर्स पावर से लेके अगर देखा जाए तो ये 15 मेगावाट तक, तो बेसिकली नेट से अगर डायरेक्टली डेटा यहाँ पे देखें तो 150 किलोवाट से लेके 15 मेगावाट तक के रेंज होती है सिंक्रोनस मोटर की। बट अगर हम स्पेशली बात करें तो सिंक्रोनस मोटर आपके फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स भी होते हैं, जहाँ पे हम उसकी सिग्नलिंग वगैरह के लिए या कंट्रोलिंग या क्लॉक वगैरह के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या रोबोटिक्स कंट्रोल वगैरह के लिए, ऑटोमेशन के लिए सिंक्रोनस मोटर का भी यूज़ हम करते हैं, जिनकी रेटिंग फ्रैक्शनल हॉर्स पावर में भी होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमेशा कितना होगा यहाँ पे? 150 किलोवाट से 15 मेगावाट। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको रटना होगा। और ये डायरेक्टली ये भी आपका एग्जैक्ट ट्रू डेटा नहीं है, क्योंकि एक 150 किलोवाट से कम भी सिंक्रोनस मोटर की रेटिंग हुई है। तो ये चीज़ आपका डायरेक्टली ट्रू नहीं है, फिर भी आंसर आपका 150 किलोवाट से 15 मेगावाट है। क्लियर है? हालांकि सिंक्रोनस मोटर की रेटिंग अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग होती है, तो ये डिपेंड करता है कि उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो एग्जैक्ट ये डेटा आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटीरियल का टाइप है? नॉर्मली अगर देखा जाए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काफ़ी हाई होती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये 3000 से 4000 रेंज में होती है। और अगर हम बात करें कि इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है और लार्ज होती है, तो जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सारे मैग्नेटिक डाइपोल सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और कोई भी मटेरियल होगा वो आपकी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अगर हम बात करें तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये सारे के सारे, या गोडोलोनियम, ये सारे के सारे क्या हैं? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा आयरन। अब बात आती है कि यार यहाँ पे कॉपर, मैग्नीशियम और टिन क्या है। तो जब भी हम बात करें कि कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर कौन सा मटेरियल है? कॉपर को हम हमेशा बोलते हैं डायामैग्नेटिक। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉपर इज़ अ डायामैग्नेटिक मटेरियल, ये ध्यान रखना है। दूसरा अगर हम बात करें कि टिन और उसके साथ साथ मैग्नीशियम, टिन और मैग्नीशियम ये दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक हैं। कौन से मटेरियल हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कॉपर क्या है? इट इज़ अ डायामैग्नेटिक मटेरियल।
टिन और मैग्नीशियम क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं, और आयरन क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट? किसी भी सिंगल फेज एसी सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा? तो जब भी आप पावर फैक्टर की बात करें तो हमेशा ये कितना होता है, cos फाई होता है। पावर फैक्टर क्या है, इट इज द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि पावर फैक्टर एक्चुअली क्या होता है, तो ये क्या है, cos फाई। तो इट इज़ अ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। या आप ये भी बोल सकते हो यार कि पावर फैक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये हमेशा ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ लोड प्योर रेजिस्टिव लोड से मैच कर रहा है। तो पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर रिप्रेजेंट अ वैल्यू which determines how much amount of load matches with pure resistive load। मतलब पावर फैक्टर हमेशा एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है जो ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ लोड प्योर रेजिस्टिव लोड से मैच कर रहा है। या हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। या मैथमेटिकल डिफिनीशन अगर देखा जाए तो आप ये भी बोल सकते हो इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द अपरेंट पावर, या इट इज़ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द इम्पिडेंस। तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं मैथमेटिकल कि सर cos फाई बराबर r बाई मॉड z होता है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए cos फाई बराबर p बाई मॉड s होता है। तो ये सारे के सारे पावर फैक्टर के फॉर्मूले बेस्ड डेफिनीशन है, बट अगर देखा जाए कि ये आपका मेन डेफिनीशन है, दिस इज द मेन डेफिनीशन ऑफ द पावर फैक्टर। अगर हम बात करें कि पावर फैक्टर 0.8 लैग है, तो ये बता रहा है कि 80% लोड रजिस्टिव होगा और जो बचा 20% है वो इंडक्टिव होगा। बिकॉज लैगिंग नेचर है तो करंट लैग कर रही है, दैट मीन्स इंडक्टिव लोड है। पावर फैक्टर 0.5 लीड है, तो ये बता रहा है 0.5 की मीन्स कितना रजिस्टिव है, 50%, और बचा कितना, 50% कैपेसिटिव है, बिकॉज लीडिंग लोड है। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन आते हैं कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर फ्रैक्शनल हॉर्स पावर सिंक्रोनस मोटर यूज्ड? किस डिवाइस के लिए फ्रैक्शनल हॉर्स पावर सिंक्रोनस मोटर यूज होता है? तो अगर हम बात करें कि फ्रैक्शनल हॉर्स पावर सिंक्रोनस मोटर कहाँ पे यूज़ होते हैं, इट इज़ यूज्ड इन क्लॉक्स में यूज़ होता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो टाइमिंग डिवाइसेस में यूज़ होता है, वही है यार, क्लॉक्स ही है। क्लॉक्स एंड टाइमिंग डिवाइसेस, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में यूज़ होता है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो ये सारे के सारे जो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर सिंक्रोनस मोटर हैं वो आपके क्लॉक में, सिग्नलिंग में, टाइमिंग एंड कंट्रोल डिवाइसेस में, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में यूज़ होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पावर क्लॉक्स एंड टाइमिंग डिवाइसेस। क्लॉक्स एंड टाइमिंग डिवाइसेस में हम सिंक्रोनस मोटर का या फ्रैक्शनल हॉर्स पावर सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि ब्लोअर में कौन सा मोटर यूज़ करोगे। तो बेटा ब्लोअर में अगर देखा जाए तो बहुत सारे इंडक्शन मोटर आप यूज़ करते हो। तो नॉर्मली बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडक्शन मोटर आप यूज़ करते हो ब्लोअर में। इट मे बी सिंगल फेज़ और 3 फेज़। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में आप बेसिकली कौन से मोटर का इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे भी हम इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मे बी सिंगल फेज़ और 3 फेज़। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वॉशिंग मशीन है, तो बेटा वॉशिंग मशीन अगर देखा जाए तो ये 2 तरह की वॉशिंग मशीन होती है। एक वॉशिंग मशीन होती है टॉप लोडिंग। एक वॉशिंग मशीन में कैसी होती है, टॉप लोडिंग, और दूसरा अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं फ्रंट लोडिंग। तो अगर जितनी भी आप देखें टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है, ये पहले की वॉशिंग मशीन थी और इसमें हम इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो आपकी अभी प्रेजेंट टाइम में वॉशिंग मशीन आती है फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन, तो फ्रंट लोडिंग में हम हमेशा ब्रशलेस डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रशलेस BLDC मोटर का। नॉर्मली BLDC मोटर की जो एनर्जी इफ़िशियंसी है वो हाई होती है। तो और नॉर्मली यहाँ पे जब भी ऑपरेशन होगा तो काफ़ी स्मूथ होगा, वाइब्रेशंस वगैरह बहुत कम होंगे, नॉइज़ कम होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन में अगर देखा जाए तो ब्रशलेस DC मोटर आप यूज़ करते हैं, और टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन जो पहले की वॉशिंग मशीन आती थी वो हम इंडक्शन मोटर इस्तेमाल करते थे। क्लियर है। नेक्स्ट अगला
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डू कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर हैव रन, या वाई डू कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर हैव हाई स्टार्टिंग टॉर्क। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में, स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क क्यों होता है? तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क अगर देखा जाए तो बेसिकली ड्यू टू कैपेसिटर, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आपका वोल्टेज है, तो वोल्टेज है तो बेसिकली जो मेन वाइंडिंग में करंट होती है इंडक्टिव होती है, तो मेन वाइंडिंग में करंट क्या करेगी? लैग करेगी। स्टार्टिंग वाइंडिंग में अगर देखा जाए तो करंट क्या कर रही है? लीड कर रही है, बिकॉज उसी के सेंट्रीफ्यूगल स्विच के सीरीज में हम कैपेसिटर कनेक्ट किए हुए हैं, तो करंट क्या करेगी? लीड करेगी। तो ये जो एंगल देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट क्या होता है? 90 डिग्री। तो अल्फा ऑलमोस्ट क्या है? 90 डिग्री है। किस में? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में। तो यहाँ पर अगर जो टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क, वो प्रोपोर्शनल होता है Im IS साइन अल्फ़ा, और अगर अल्फ़ा ज़्यादा हो गया तो स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए इन केस ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर it has हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा क्या होगा? ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे अल्फा ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर है, तो टॉर्क क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दियर फेज एंगल, बिकॉज ऑफ हम ये बोल सकते हैं अल्फा क्या होता है? हाई। तो ये जो फेज एंगल है Im और IS के बीच का, वो हाई होने के कारण स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। क्लियर है? कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने NHPC का 1 से लेके 50 तक का क्वेश्चन, जो कि आपका रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है, उसके 1 से 50 तक के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं बेटा। इनको आप मेरी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देना, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के लिए भी हम देखते हैं, और अगले दिन आपका सेकंड पार्ट और उसके अगले दिन थर्ड पार्ट। तो 3 दिनों के अंदर हम आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट कर देंगे, जिसमें टोटल 140 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन आपको आपके यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स जीनी पर मिल जाएगा। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, ताकि मैक्सिमम लोगों का प्रॉफिट हो सके। थैंक यू सो मच।